जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। और यहां पर हम डेली करंट अफेयर्स को गाइस कवर करते हैं। आप में से जो भी स्टूडेंट सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो आप ज़रूर इस लेक्चर को एंड तक देखिएगा। और साथ ही साथ हमारे पेड कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल हैं, जिसकी जानकारी मैं थोड़ी देर में आपको प्रोवाइड कराता हूं। और साथ ही साथ आपको बता दें, आप हमारे टेलीग्राम के चैनल को और इंस्टाग्राम के पेज को फॉलो कर लीजिए। यहाँ पर रेगुलर लेक्चर से रिलेटेड अपडेट्स आपको मिलेंगी। और गाइज आपको बता दें कि प्रॉपर अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो ज्ञान सर के पेड कोर्स को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। हमारे अभी बैचेस चल रहे हैं प्रीलिम्स और मेंस के लिए। जैसे आप देख सकते हैं यूपी पीसीएस, बीपीएससी, यूके पीएससी, आरओ, एआरओ, बीईओ, इन सब के बैचेस चल रहे हैं। यूपी एसएससी के पूरे एग्जामिनेशंस की तैयारी करवाई जाती है। और अभी स्पेशल बैचेस हरियाणा, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के लिए भी हमारे पास अवेलेबल है प्रीलिम्स के। तो इन दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके आप बैचेस की इंफॉर्मेशन लेकर बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। सो गाइस, सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को कुछ रूल्स बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो आप पेन और पेपर लेकर बैठ जाइए और जो भी मैं चीजें आपको समझाता जा रहा हूं उसको आपको ध्यान से सुनना है और आपके कंसंट्रेशन बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड जो है वो लिखते चलना रफ में। फिर जैसे ही ये टॉपिक जो है वो कंप्लीट होगा, यानी कि हर एक टॉपिक जैसे ही कंप्लीट होगा उसके बाद मैं आपको एग्जामिनेशन के लिए आपके लिए क्या क्या चीजें काम की हैं वो चीजें मैं आपको नोट्स में प्रोवाइड करा दूंगा, यानी कि आपको नोट्स बनवा दूंगा क्लास में ही। तो आपको नोट्स से रिलेटेड टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको हर एक चीज जो है वो टेक डाउन नहीं करनी है, जो मैं बताऊंगा वही चीज आप टेक डाउन जो है वो करोगे। अच्छा, इसके अलावा जो लास्ट लेक्चर्स में किन किन स्टूडेंट्स के आंसर्स आए हैं, जैसे कि दिव्य प्रकाश अंबेडकर जी जो है वो लगातार अब आंसर्स देना उन्होंने शुरू कर दिया है। वेरी गुड, इसी प्रकार से रेगुलरली फॉलो करिए। प्रीति मिश्रा जी तो है ही, पायल भारती जी भी हैं, आयुषी सिंह जी भी हैं, बहुत बढ़िया। ये सब अब रेगुलर स्टूडेंट्स हैं। गोल्डी एलेक्स की आईडी भी जो है वो हम लोग को देखने को मिल रही है। इनका नाम मुझे नहीं पता, बट ये भी अब रेगुलरिटी से फॉलो कर रहे हैं। ईशा ठाकुर तो है ही हमारी रेगुलर स्टूडेंट। फिर दीपाली भी अब आजकल जो है वो मतलब रेगुलरली कमेंट जो है वो करना शुरू कर दिया है। बहुत बढ़िया गाइस। तो रेगुलरली आंसर जो मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ उससे रिलेटेड कमेंट जो है वो करते रहिए। और जो भी आपके डाउट्स वगैरह होते हैं, जो भी आप प्रॉब्लम फेस करते हो, तो वो आप यहाँ पर मेंशन जो है वो कर सकते हो। मैं ट्राई करूंगा आपकी प्रॉब्लम्स को जो है वो रिजॉल्व करने की। और कल पावर कट था हमारे यहाँ पर, हमारे पूरे एरिया में, ऑलमोस्ट शाम में 3:30 बजे तक। तो इसलिए कल की क्लास जो है वो आ नहीं पाई। एनीवेज, तो कल की क्लास हमने जो है वो इसलिए स्किप करी थी बिकॉज ऑफ सम मतलब मेंटेनेंस इशू यहाँ पर चल रहा था। तो अब आज हम कंटिन्यू करेंगे क्लासेस को। तो जो भी चीज़ पढ़ा रहा हूँ वो बहुत ध्यान सुनना, ये आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत काम का होने वाला है। तो जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 99% चांसेस है इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। तो इस स्कीम को जो है हम डिस्कस करेंगे, जो इंडिया की सोलर एनर्जी फ्यूचर को बदलने वाली है। तो आओ समझते हैं काफी डिटेल में इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसके चैलेंजेस क्या हैं और अपॉर्चुनिटीज को सिंपल तरीके से हम लोग समझेंगे। बहुत ध्यान से सुनना और अभी के अभी चीजों को, यानी कि इस स्कीम के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अभी के अभी याद कर लो। देखो, आप सबने सुना ही होगा कि रेन्यूएबल एनर्जी का फ्यूचर है, यानी कि फ्यूचर में रेन्यूएबल एनर्जी ही हम लोग को देखने को मिलेगी, है कि नहीं? तो प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, इसको फरवरी 2024 में लॉन्च किया गया है, जिसका मकसद है 1 करोड़ घरों तक फ्री इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाना फाइनेंशियल ईयर 26-27 तक। और गैस करो बजट कितना है? 75,021 करोड़ रुपए। तो आपको जो है वो इसके अभी कुछ लिखने की जो है वो जरूरत नहीं है, आपको बस सिंपली पता होना चाहिए फरवरी 2024 में स्कीम आई थी। मेन ऑब्जेक्टिव है कि 1 करोड़ लोगों के घर तक जो है वो बिजली पहुंचनी चाहिए। इस स्कीम का यही ऑब्जेक्टिव है कि जितने भी एलिजिबल हाउस होल्ड है, यानी कि जितने भी घर है जहां पर ये स्कीम को फायदा मिल सकता है, तो उनको 300 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी देना, रूफटॉप सोलार सिस्टम का एडॉप्शन को बढ़ाना और कार्बन एमिशन को रिड्यूस करना और रेन्यूएबल एनर्जी गोल्स को एक्सेलरेट करना और इंडिया को सोलर एनर्जी लीडर जो है वो बनाना। तो ये इसके मेन ऑब्जेक्टिव हम लोग को जो है वो देखने को मिलते हैं। अच्छा, ये स्कीम के दो मेजर मॉडल्स हैं जो यूनिक और कंज्यूमर फ्रेंडली है गाइस। दो मेजर मॉडल इस स्कीम के, राइट? अब ये क्या मॉडल्स हैं, आओ इसको हम लोग जो है वो डिटेल में जो है वो समझेंगे। तो पहला है रेस्को मॉडल और दूसरा है यूएलए मॉडल। अब रेस्को मॉडल जो है, इसमें थर्ड पार्टी कंपनीज आपके घर में सोलार सिस्टम लगाएंगी और मैनेज करेंगी।
अब जो कंज्यूमर्स यानी कि आपके घर पे जो ये लगा है सोलार सिस्टम, तो आपको जो है वो अपफ्रंट कॉस्ट नहीं देना पड़ेगा। आप सिर्फ कंज्यूम की गई इलेक्ट्रिसिटी के लिए पे करेंगे, यानी कि जितना आप यूज कर रहे हैं आप उतना पे करेंगे। और जो एक्स्ट्रा एनर्जी होगी वो डिस्कॉम को बेच दी जा सकती है। मतलब आपके घर घर पर थर्ड पार्टी कंपनीज आकर सोलार सिस्टम लगाएंगी, मैनेज करेंगी, सब कुछ वो देखेंगी। बट आप उस सोलार सिस्टम का जो यूज कर रहे हो उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करोगे। तो ये है रेस्को मॉडल। क्या है रेस्को मॉडल? दूसरा है यूएलए मॉडल। डिस्कॉम या फिर स्टेट एजेंसीज आपके लिए रूफटॉप सोलार सिस्टम लगाएंगी और मैनेज करेंगी। इसमें सेंट्रलाइज सपोर्ट मिलेगा जो प्रोसेस को आसान और एक्सेसिबल बनाता है। तो ये दो प्रकार के इसके अंदर मॉडल्स हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहे हैं, जो आपको पता होना चाहिए। एक मॉडल थर्ड पार्टी कंपनीज का, एक मॉडल की सरकारी कंपनीज आके स्टैब्लिश करेंगी। अब सुनो, ये स्कीम सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी नहीं और भी बहुत कुछ लेकर आई है। 100 करोड़ रुपए का पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म, जो रेस्को इन्वेस्टर्स के फाइनेंशियल रिस्क को रिड्यूस करेगा। क्योंकि ऑब्वियस बात है, ये थर्ड पार्टी कंपनीज जो होंगी तो उनको तो फंड चाहिए ना। तो ये पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म है इनका 100 करोड़ रुपए का, जो उनको हेल्प करेगा फाइनेंशियल मतलब रिस्क को रिड्यूस करेगा इन्वेस्टर्स के। अप टू 40% सब्सिडी रेसिडेंशियल कंज्यूमर के लिए, ताकि हर घर सोलार अडॉप्ट कर सके। एक स्पेशल इनिशिएटिव है गाइस, मॉडल सोलार विलेज। हर डिस्ट्रिक्ट में एक सोलार विलेज बनाया जाएगा जहां रेन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट किया जाएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और इसमें एनवायरमेंट को काफी फायदा मिलने वाला है। रूफटॉप सिस्टम की लाइफ टाइम में, यानी कि जो सिस्टम लगा दिए जाएंगे उसके पूरी लाइफ में 720 मिलियन टन कार्बन एमिशन रिड्यूस होंगे। इंडिया की सोलार कैपेसिटी में 30 गीगावाट का एडिशन होगा। 17 लाख डायरेक्ट जॉब्स क्रिएट होंगी मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक, इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस सेक्टर में। और सबसे बड़ा एडवांटेज, घर के रूफटॉप पे सोलार लगवा कर आप सरप्लस एनर्जी सेल करके इनकम तक जनरेट कर सकते हो। एक 3 किलोवाट का सिस्टम हर महीने 300 यूनिट से ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करने की क्षमता रखता है। बट जो फायदे होते हैं उसके साथ कुछ चुनौतियां भी आती हैं, तो चैलेंजेस भी हैं। तो यार देखो, चैलेंजेस तो हर स्कीम के साथ आते ही हैं, और ये स्कीम के अंदर भी चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं। जैसे सब्सिडीज और ग्रांट्स का टाइमली डिसबर्समेंट इंश्योर करना एक बड़ा इशू है, कि टाइम पर लोगों को सब्सिडी का बेनिफिट मिले। रेस्को इन्वेस्टर के लिए फाइनेंशियल रिस्क को भी और स्ट्रीमलाइन करना होगा और आसान बनाना पड़ेगा, और रिस्क को कम करना पड़ेगा, तब जाकर इन्वेस्टर्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। अब अपॉर्चुनिटी तो गाइस लाजवाब है ही इसके अंदर, आप जानते ही हैं। क्लीन और अफोर्डेबल एनर्जी को अर्बन और रूरल रूरल रेसिडेंट्स तक जो है वो पहुंचाएगी ये स्कीम। इंडिया के रेन्यूएबल एनर्जी गोल्स को अचीव करने में मदद करेगी और हमें एक ग्लोबल लीडर बनाएगी रेन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में। तो हमें और इस पर क्या करने की आवश्यकता है? प्रॉपर गाइडलाइन जो है उसको रिव्यू करने की आवश्यकता है कि सही तरीके से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। हर लेवल पर अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च करना चाहिए। डिस्कॉम, प्राइवेट इन्वेस्टर और गवर्नमेंट एजेंसी का एक स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप होनी चाहिए, जो प्रॉपर तरीके से इस स्कीम के इंप्लीमेंटेशन को देखे कि ये स्कीम का बेनिफिट सबको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उसको मॉनिटर करे। तो गाइज, ये स्कीम सिर्फ एक स्टेप नहीं है, एक रेवोल्यूशन है इंडिया के एनर्जी सेक्टर में। इससे ना सिर्फ एनवायरमेंट को बेनिफिट होगा बल्कि आम आदमी की लाइफ भी सुधरेगी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था फ्री बिजली योजना का, कि घर की छत से ही आप इनकम भी जनरेट कर सकते हो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, ये स्कीम हम लोग को देखने को मिल रही है। 75,021 करोड़ रुपए इसमें लगाए जा रहे हैं। राइट, इंडिया का फ्यूचर जो है ये बदल देने वाली स्कीम है ये। तो अब आप इसके अंदर क्या क्या चीजें लिखोगे? तो पहले तो मैं उम्मीद करता हूं आपने टाइटल तो लिख ही लिया होगा, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, ये स्कीम का नाम। अब इसके नीचे लिख दो कौन सी मिनिस्ट्री की ये स्कीम हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है, उस स्कीम का नाम लिख दो, न्यू एंड रेन्यूएबल एनर्जी। इसके नीचे लिखो आप दो मॉडल्स, एरो बना दो। इसके फुल फॉर्म लिख लेना, यूएलए और रेस्को। रेस्को का फुल फॉर्म है रेन्यूएबल एनर्जी सर्विस कंपनी। और दूसरा यानी कि साइड बाय साइड लिखना, जैसे कि आपने एग्जाम्पल के तौर पर ये दो मॉडल ऐसे करके लिख दिया आपने, दो मॉडल, फिर दो मॉडल के नीचे इस प्रकार के एरो बना देना, कि एक एरो इधर और एक एरो ऐसे करके। फिर ये दो मॉडल ऐसे करके फ्लो चार्ट टाइप का बना लो। दो मॉडल के नाम लिख लो, एक तरफ रेस्को लिख लो और दूसरी तरफ जो है ये लिख लो, आप क्या बोलते हैं, यूएलए। ठीक है, अब रेस्को के अंदर जो है वो आप क्या लिखो, सिर्फ 2 पॉइंट जो है वो रेस्को के अंदर आपको लिखना है।
रुक जाओ, पहले रेस्को वाला पॉइंट बता देता हूं मैं आपको। पहला लिखना थर्ड पार्टी कंपनीज, थर्ड पार्टी कंपनीज, ठीक है, ब्रैकेट में इंस्टॉल एंड मैनेज रूफटॉप सोलर सिस्टम, इंस्टॉल एंड मैनेज रूफटॉप सोलर सिस्टम। नेक्स्ट पॉइंट में लिख दो कंज्यूमर पे ओनली फॉर इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड। दूसरा पॉइंट, कंज्यूमर जो है सिर्फ जितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा, जितनी खपत करेगा, उतना ही वो पे करेगा, भुगतान करेगा। और एक्सेस एनर्जी, तीसरा पॉइंट, एक्सेस एनर्जी डिस्कॉम पे बेची जाएगी। ये तीन पॉइंट रेस्को के अंदर। अब यूएलए के अंदर डिस्कॉम या फिर स्टेट डेजिग्नेटेड कंपनीज इंस्टॉल एंड ऑपरेट सिस्टम, सेंट्रलाइज सपोर्ट फॉर सोलार एडॉप्शन। तो ये क्या करेंगी, जहां यहां पर रेस्को के अंदर थर्ड पार्टी कंपनीज है, प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं, यहां पर सरकारी कंपनीज है यूएलए मॉडल के अंदर। फुल फॉर्म लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब ये हो गया अपना, अपन को समझ में आ गया कि भाई ये स्कीम के अंदर क्या है, कि रूफटॉप सोलर सिस्टम जो है वो लगाया जा रहा है। अब इसके अंदर आप लिखो टारगेट, टारगेट 1 करोड़, 1 करोड़ रूफटॉप सोलर सिस्टम इंस्टॉलेशन बाय 2026-2027। 1 करोड़ रूफटॉप सोलर सिस्टम इंस्टॉलेशन बाय 2026-2027। अब जहां पर ये आपने स्कीम का नाम लिखा है ना ऊपर ही, वहां पर ब्रैकेट में लिख देना फरवरी 2024, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये स्कीम 2024 की है, ठीक है। अब उसके नेक्स्ट पॉइंट में लिख दो 100 करोड़ पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म, 100 करोड़ पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म, पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म। इसमें लिखना टू रिड्यूस इन्वेस्टर्स फाइनेंशियल रिस्क, टू रिड्यूस फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स फाइनेंशियल रिस्क। जो इन्वेस्टर्स हैं उनके जो भी फाइनेंशियल रिस्क है, जो निवेशक है ना, इन्वेस्टर मतलब निवेशक, उनके जितने भी आप कह सकते हो फाइनेंशियल रिस्क, जितनी भी वित्तीय चुनौतियां चैलेंजेस हैं उनके सामने, उसको रिड्यूस करने के लिए, ठीक है, ये जो भी खतरा है उनको, तो उसको रिड्यूस करने के लिए सरकार ने ऑलरेडी रख दिया कि भाई आओ। एलिजिबिलिटी में डाल दो, एलिजिबिलिटी में डालने की जरूरत नहीं है भाई, ऑब्वियसली बात है, जिसके पास सोलर कनेक्शन नहीं होगा, रूफटॉप सोलर कनेक्शन उसी को मिलेगी, इंडियन सिटीजन होना जरूरी है। हाँ, इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी एनपीआई है, नेशनल प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी, ब्रैकेट में नेशनल, नेशनल लेवल की है ये। फिर स्टेट इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी, ब्रैकेट में स्टेट। यानी कि दो एजेंसी जो है वो इसको पूरे प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करेगी, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, लिख लिया। ये पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। फिर एक चीज और आप लिखो, सब्सिडी ऑफ 40%, सब्सिडी अप टू 40%, सब्सिडी अप टू 40%। फिर नीचे लिख दो मॉडल सोलार विलेज, मॉडल सोलार विलेज, वन इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, वन इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, वन इन एवरी डिस्ट्रिक्ट। अब इसके बेनिफिट वगैरह जो है वो क्या होंगे, वो सब लिखने की जरूरत नहीं, आपको पता ही है कि भाई जॉब्स क्रिएट कर देगा ये, है ना। ये लिखने की जरूरत नहीं है, ऑब्वियस सी बात है कि हमारे इंडिया की सोलर एनर्जी कैपेसिटी इसमें बढ़ेगी, काफी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन जो है वो रिड्यूस होगा, तो ये सब एग्जैक्ट आंकड़े याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चैलेंजेस क्या है वो मैंने आपको ऑलरेडी जो बता दिया, इंप्लीमेंटेशन के चैलेंजेस, बस दैट्स इट। तो बस इतनी चीजें जो मैंने आपको बताई उतनी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर हो गया, टॉपिक याद भी हो गया, साथ ही साथ रेस्को मॉडल, यूएलए मॉडल, अगर आपसे कोई पूछे तो आप बता सकते हो, है ना। अब गाइस देखिए, जो टॉपिक हमारे सामने आ रहा है ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का टॉपिक है। हम बात करेंगे सेमी डायरेक्ट फर्मियंस के बारे में। तो ऐसे टॉपिक अक्सर एग्जामिनेशन में आ जाते हैं, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड करंट अफेयर्स में बहुत कम टॉपिक्स देखने को मिलते हैं, और जो टॉपिक्स आते हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। और आप देख ही रहे होगे, अगर आप मुझे लगभग 1-2 महीने से फॉलो कर रहे हो, तो आपको पता है कि क्वांटम फिजिक्स या क्वांटम कंप्यूटिंग का टॉपिक लगातार आता जा रहा है। और उसके आने की वजह भी है, क्योंकि आज की डेट की डिमांड जो है वो क्वांटम कंप्यूटिंग है, और फ्यूचर की डिमांड भी क्वांटम कंप्यूटिंग है ना। तो इसकी अंडरस्टैंडिंग एज एन ऑफिसर के तौर पर आपको होनी चाहिए। आप आने वाले समय के ऑफिसर बनेंगे, तो आपको इसके बारे में तो समझ होनी चाहिए ऑब्वियसली, राइट, क्योंकि आज की डिमांड है, फ्यूचर की डिमांड है। तो जहां तक मेरा एनालिसिस कह रहा है कि क्वांटम कंप्यूटिंग से रिलेटेड इस बार ये लोग क्वेश्चंस पूछेंगे, तो बहुत ध्यान से इस टॉपिक को जो है वो समझना। एक नए पार्टिकल की खोज हुई है,
जिसके बारे में हम लोग जो है वो बात करने वाले हैं। पार्टिकल जू को एक्सपेंड करने से रिलेटेड ये टॉपिक हम लोग को देखने को, पूरी चीज क्या है क्या नहीं है, ये बहुत अच्छे से आपको अभी के भी समझ में आ जाएगी। बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, ध्यान से बस सुनना, ठीक है। अब सुनो, सेमी डायरेक्ट फर्मियंस और पार्टिकल जू के बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक डिस्कवरी की, एक खोज की। कोलंबिया यूनिवर्सिटी और पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने एक नए पार्टिकल मतलब सामने लेकर आए हैं, जिसकी खोज करी है, जो है सेमी डायरेक्ट फर्मियन। इसको नाम दिया गया है। यह पार्टिकल एक यूनिक क्रिस्टलीन मटेरियल जिरकॉनियम सिलिकॉन सल्फाइड यानी कि ZrSIS के अंदर मिला है। यानी कि आप कह सकते हो कि क्रिस्टलाइन मटेरियल के अंदर एक और मटेरियल जो है वो मिला है, जिसको नाम दिया गया है ने सेमी डायरेक्ट फर्मियन। ये डिस्कवरी क्वांटम फिजिक्स और मटेरियल साइंस के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो आओ इस पार्टिकल के बारे में हम डिटेल में समझेंगे, बट उससे पहले नोट्स अभी के भी साथ ही साथ इसमें बनाते चलो, जिससे कि कंफ्यूजन किसी प्रकार का ना हो। तो अभी क्या हुआ, आप लिखो सेमी डायरेक्ट फर्मियन। सेमी डायरेक्ट फर्मियन डैश अ यूनिक पार्टिकल डिस्कवर्ड रिसेंटली, अ यूनिक पार्टिकल डिस्कवर्ड रिसेंटली by researchers from Columbia University and Pennsylvania State University. By researcher from Columbia University and Pennsylvania State University. ठीक है, इन लोगों ने जो है वो एक नए पार्टिकल की खोज करी। तो ये क्या है, पार्टिकल है। अब नेक्स्ट लाइन में जो है आप लिखोगे, नेक्स्ट लाइन में आप लिखोगे विद इन अ क्रिस्टलाइन मटेरियल नोन एज जिरकॉनियम सिलिकॉन सल्फाइड। जिरकॉनियम सिलिकॉन सल्फाइड के अंदर एक इस प्रकार का एक क्रिस्टलीय पदार्थ है, इसके भीतर जो है ये मिला है क्या, सेमी डायरेक्ट फर्मियन। यानी कि ZrCIS एक पार्टिकल है, एक मटेरियल है, क्रिस्टल मटेरियल, उसके अंदर एक और यूनिक पार्टिकल मिल गया है जिसका नाम है सेमी डायरेक्ट फर्मियन। यहां तक तो बात आपको क्लियर हो चुकी है। नेक्स्ट लाइन में आप जो है उसमें लिख देंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉपर्टीज किसकी, इसकी सेमी डायरेक्ट फर्मियन की, डैश डैश यूजफुल फॉर क्वांटम फिजिक्स एंड मटेरियल साइंस। तो इस प्रॉपर्टी का, इसमें जो सेमी डायरेक्ट फर्मियन में जो प्रॉपर्टीज है, उसका आप उपयोग कर सकते हो क्वांटम फिजिक्स में और मटेरियल साइंस में। ठीक है, अब बात ध्यान से समझना, यहां तक लिख लिया आपने। तो देखो, ये जो सेमी डायरेक्ट फर्मियंस हैं, ये एक ऐसे पार्टिकल्स हैं जिसमें कुछ इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज देखने को मिली। अगर पहली चीज तो, अगर ये पार्टिकल एक डायरेक्शन में मूव करे तो इसका मास होता है, लेकिन परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये मासलेस हो जाता है। मतलब सोचो, एक टाइम पर इसमें मास देखने को मिल रहा है और दूसरे ही टाइम पर इसमें कोई मास नहीं देखने को मिल रहा, अगर ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो है वो जा रहा है। समझ रहे हो इसकी प्रॉपर्टी, देखो आप कितनी खतरनाक प्रॉपर्टी है इसकी, कि एक टाइम तो जो है वो अगर एक डायरेक्शन, एक सिंगल डायरेक्शन सीधे जा रहा है, तो उसमें आपको मास जो है वो देखने को मिलेगा। बट अगर वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, अरे जैसे घड़ी चलती है ना परपेंडिकुलर, टक टिक टॉक टिक टॉक, मतलब वाली नीचे उसकी जो घंटा वो घूमता नहीं रहता घड़ी का, वो परपेंडिकुलर, तो वो क्या है, वो मासलेस हो जाता है। और ये पार्टिकल क्वाजी पार्टिकल की तरह बिहेव करता है, मतलब कि ये एक सिंगल पार्टिकल की तरह दिखाई देता है, लेकिन असल में ये मल्टीपल एनर्जी पैकेट्स का कॉम्बिनेशन है। मतलब ये एक सिंगल पार्टिकल सिर्फ दिखता है, बिहेव करता है सिंगल पार्टिकल के तौर पर, बट एक्चुअल में इसके अंदर बहुत सारे सब पार्टिकल शामिल हैं। अभी लिखना नहीं है ना, जो चीज लिखनी है वो मैं आपको बता दूंगा। फिर डायरेक्ट फर्मियंस के पास मास होता है और ये अपने एंटी पार्टिकल से अलग होते हैं, लेकिन सेमी डायरेक्ट फर्मियंस सिर्फ स्पेसिफिक मटेरियल और कंडीशन में एग्जिस्ट करते हैं। तो आगे की चर्चा करें तो साइंस में हम पार्टिकल्स को गाइस क्लासिफाई करते हैं दो कैटेगरीज में, एक फर्मियंस और दूसरा बोसॉन्स।
क्या साइंस के अंदर दो प्रकार के टाइप्स होते हैं जिसमें पार्टिकल्स को देखा जाता है, राइट? एक फर्मियंस जो मैटर से बनते हैं, और बोसॉन्स जिसके अंदर फोर्स के थ्रू जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, राइट? अब सुनो ध्यान से। सेमी डायरेक्ट फर्मियंस एक तरह के क्वाजी पार्टिकल्स हैं जो कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स की फील्ड में नई स्टडी प्रोवाइड कराते हैं। अब ध्यान से सुनना। इस पार्टिकल की डिस्कवरी को हम समझते हैं, ये जिरकोनियम सिलिकॉन सल्फाइड, याद आ रहा है? अभी हमने पढ़ा इसी के अंदर मिला है ये, जो एक लेयर्ड क्रिस्टलाइन मटेरियल था, इसके अंदर जो है वो इनने देख लिया कि भाई हमें जो है वो मिल गया ये सेमी डायरेक्ट फर्मियंस। अब साइंटिस्ट ने इस मटेरियल पर 17.5 टेस्ला तक का मैग्नेटिक फील्ड लगाया और पार्टिकल्स की यूनिक प्रॉपर्टी ऑब्जर्व किए। इस स्टडी में साइक्लोट्रॉन एनर्जी की एनालिसिस की गई, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो ZRSIS जो है, इसका बिहेवियर मेटल्स या ग्रेफीन से बिल्कुल अलग था। इसकी स्केलिंग B² बाय 3 पैटर्न जो है वो शो करता है, जो कंफर्म करता है कि ये सेमी डायरेक्ट फर्मियन है। और ये डिस्कवरी एक साइंटिफिक अचीवमेंट नहीं है, बल्कि इसका रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन पर इंपैक्ट होगा। जैसे कि अब यहां पर ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है कि इसका फायदा जो है वो कहां कहां पर मिलेगा। तो आप बस ये चीज लिखो कि इसका फायदा मिलेगा हम लोग को सेमीकंडक्टर्स, क्वांटम कंप्यूटिंग, मेडिकल इमेजिंग की फील्ड में। फिर इसके अलावा कंडेंस मैटर फिजिक्स की फील्ड में नए एक्सपेरिमेंट टेबल टॉप लेवल पर किए जा सकते हैं, जो कॉस्ट इफेक्टिव और पार्टिकल कोलाइडर के ऑल्टरनेटिव हो सकते हैं। ये डिस्कवरी पार्टिकल जू को और एक्सपेंड कर रही है, जिसमें नए फंडामेंटल पार्टिकल्स को समझने का स्कोप है। यानी कि पार्टिकल जू का मतलब कि भाई और भी काफी सारे पार्टिकल्स एनवायरमेंट में एग्जिस्ट करते हैं, जिसको हम लोग को खोज करना है। तो ये चीज मैंने आपको बताई। अब आप बोल रहे होंगे कि सर इसमें ये चीज हमें समझ में नहीं आ रही कि हम क्या चीज याद रखें। देखो बॉस, याद रखने वाली चीज इसलिए मैंने आपको पहले ही लिखवा दी। एग्जाम में बताऊं क्या पूछा जाएगा कि बताओ ये सेमी डायरेक्ट फर्मियन किससे एसोसिएटेड है, ये बस पूछेंगे आपसे। तो आपको क्लियरली पता होना चाहिए। उसमें अगर क्वांटम कंप्यूटिंग ऑप्शन में, या तो आपको क्वांटम कंप्यूटिंग दिखाई देगा, या फिर आपको मटेरियल साइंस दिखाई देगा, या हो सकता है कि भी आपको जिरकोनियम सिलिकॉन सल्फाइड जो है वो दिखाई दे, या फिर यह हो सकता है कि न्यूली डिस्कवर्ड यूनिक पार्टिकल, कि अभी नया नया ये डिस्कवर हुआ यूनिक पार्टिकल। बस एग्जाम के लिए सिर्फ इतना आपको जो है वो ध्यान में रखना है, बाकी ये सब चीजें ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है ना। आप कोई अच्छा ये चीज लिख लेना जरूर कि जो पार्टिकल्स जो होते हैं उनको दो पार्ट में जो है उनको क्लासिफाई किया जाता है। एक होता है फर्मियंस और दूसरा होता है बोसॉन्स। बस ये दो चीज लिख लेना। तो आपको कोई रिसर्चर नहीं बनना, कोई साइंटिस्ट नहीं बनना, इसलिए आपको इतना डिटेल में जो है वो जाने की जरूरत नहीं है। आप एक सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, आपको ऊपरी नॉलेज जो है वो कुछ चीजों की जो है वो होनी चाहिए, है ना? इतना डेप्थ में जाने की आपको आवश्यकता नहीं है, अनटिल अनलेस की आपका ये ऑप्शनल में ना हो, है ना? ऑप्शनल के लिए तो आपको पढ़ना पड़ेगा। डेप्थ में ऑप्शनल नहीं है तो फिर पढ़ने की जो है वो आवश्यकता नहीं है। चलिए, तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा, और जितनी चीज मैंने आपको बताई सिर्फ उतनी चीज रिकॉर्ड करने वाली है, याद रखने वाली है। अब देखिए, पॉलिटी से रिलेटेड एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन जो है वो आपके सामने है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये तो मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन को डिटेल में आपको मतलब यानी कि पढ़ने की आवश्यकता है ही नहीं, सभी को इसके बारे में पता ही होगा भाई। तो हम बात करेंगे राज्य के झंडे के बारे में, स्टेट्स फ्लैग के बारे में। तो क्या राज्यों का अपना खुद का झंडा हो सकता है? स्टेट्स जो है क्या उनका खुद का फ्लैग हो सकता है? यस, बिल्कुल। बिल्कुल सही जवाब। लेकिन कुछ शर्तें हैं। 1994 में एसआर बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने गाइस क्लियर किया था कि राज्य अपना झंडा रख सकते हैं, लेकिन वो झंडा नेशनल फ्लैग यानी कि तिरंगे का अपमान या विरोध नहीं कर सकता। मतलब राज्यों के झंडे की डिजाइन और उसका उपयोग ऐसा होना चाहिए जो भारत की एकता और अखंडता को सपोर्ट करे, राइट? तो ये चीज जो है वो थोड़ी सी ध्यान में रखना जरूरी है। और कर्नाटक ने 2018 में अपना राज्य का झंडा अपनाया था। ऐसे ही स्टेट एम्बलम एम्बलम की बात करें, राज्य का प्रतीक जिसको हम लोग बोलते हैं, तो राज्य अपना प्रतीक बना सकते हैं, लेकिन इसमें एक कंडीशन है। राज्य को यूनियन होम मिनिस्ट्री
से इसकी अप्रूवल लेनी पड़ती है। और ये अप्रूवल जरूरी क्यों है? तो स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया प्रोहिबिशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट 2005 के तहत यह सुनिश्चित किया जाता है कि राज्य का प्रतीक राज्य मतलब भारत के प्रतीक का गलत इस्तेमाल ना करे और इसका सम्मान बना रहे। तो काफी सारे राज्यों ने उनके प्रतीक, उनके कल्चर, हिस्ट्री और हेरिटेज को रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे ही स्टेट के सॉन्ग भी होते हैं, राइट? राज्य अपना ऑफिशियल सॉन्ग भी बना सकते हैं और इसके लिए यूनियन होम मिनिस्ट्री की कोई अप्रूवल नहीं चाहिए। तो फिर कौन अप्रूव करता है? तो सिंपली स्टेट का लेजिस्लेचर या उनके एग्जीक्यूटिव, राइट? और राज्य के गाने अक्सर उनकी संस्कृति, लोक कला और इतिहास को प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण के तौर पर कर्नाटक का गाना जय भारता जननी, बंगाल का गाना बांग्लार माटी बांग्लार जल। तो ये चीज है। तो राज्य के झंडे आपको ध्यान में रखना है कि भाई हो सकते हैं, लेकिन नेशनल फ्लैग का सम्मान जरूरी है। राज्य के प्रतीक के लिए होम मिनिस्ट्री का अप्रूवल चाहिए। राज्य के गाने बनाने के लिए किसी मिनिस्ट्री के अप्रूवल की जरूरत नहीं है, सिंपली स्टेट लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव इसको अप्रूव कर सकते हैं। तो ये आपके प्रीलिम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट जो है वो टॉपिक था, जो आपको ध्यान में रखना है। आप ट्राई करो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है वो देने की, कि क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी नेक्स्ट टॉपिक। अब जंगली मधुमक्खी से रिलेटेड एक आर्टिकल जो है वो सामने आया है। तो हम वाइल्ड बीस के रोल के बारे में बात करेंगे कि पॉलिनेशन पर उनका क्या रोल है और उन पर जो खतरा मंडरा रहा है उसके बारे में हम बात करेंगे। आपको शायद याद हो कि ये वाला टॉपिक पहले भी हम कवर अप कर चुके हैं, मतलब यानी कि मेरे ख्याल से शायद 2-1 महीने पहले ये टॉपिक इस प्रकार का आया था। तो देखो यार, आपको पता होना चाहिए कि दुनिया का 1/3 हिस्सा फूड प्रोडक्शन बीस के पॉलिनेशन पर डिपेंड करता है। बिल्कुल हाँ, ये डेटा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का है। इसका मतलब है कि जितने भी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स जो हम खाते हैं ना, उसमें जो बीज है, मधुमक्खी जो है, उनका एक बहुत बड़ा रोल होता है। पॉलिनेशन तो आपको पता ही होगा क्या होता है। तो जंगली मधुमक्खी और जो मेनली जो मधुमक्खी हनी बीज होती है, जैसे वाइल्ड बीज और हनी बीज सिंपली, तो इसमें एक बड़ा डिफरेंस है। हनी बी एक सोशल डिटॉक्सिफिकेशन मैकेनिज्म फॉलो करती हैं, जिसमें वो अपनी कॉलोनी को पेस्टिसाइड्स के हार्मफुल इफेक्ट से बचाने की कोशिश करती हैं। लेकिन जो जंगली मधुमक्खी होती हैं, इनके पास ये मैकेनिज्म नहीं होता और इस वजह से वो पेस्टिसाइड्स के सामने ज्यादा वल्नरेबल होती है। यानी कि पेस्टिसाइड से वो मर सकती हैं। मर सकती क्या, मरी जाती है बेचारी, केमिकल होता है ना। तो अब सवाल ये उठता है कि पेस्टिसाइड्स इन जंगली मधुमक्खी को कैसे अफेक्ट करते हैं। तो एक रीसेंट स्टडी के अकॉर्डिंग पेस्टिसाइड्स, जैसे कि एक पेस्टिसाइड है जिसका नाम है सियान ट्रैनिल प्रोल, सियान ट्रैनिल प्रोल, तो ये डायरेक्टली जंगली मधुमक्खी के सर्वाइवल और रिप्रोडक्टिव सक्सेस को कम कर देता है। इसका मतलब यह है कि उनका जिंदा रहना और नई जनरेशन प्रोड्यूस करना मुश्किल हो जाता है। तो ये सिर्फ एक जंगली मधुमक्खी का मुद्दा ही नहीं है, बल्कि जंगली मधुमक्खी की पॉपुलेशन गिरती जा रही है, तो उसका सीधा इंपैक्ट एग्रीकल्चर और फूड सिक्योरिटी पर पड़ता है। प्लांट्स का पॉलिनेशन रुक जाता है, जो फूड प्रोडक्शन को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। एक और चीज आपको जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ मधुमक्खी नहीं, बल्कि जंगली मधुमक्खी भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ये अलग अलग प्रकार के फूल को पॉलिनेट करती हैं, जिसमें कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जो हनी बीज पॉलिनेट नहीं कर सकती। और अगर ये मधुमक्खी पूरी तरह से लुप्त हो जाती हैं, तो सिर्फ नेचुरल इकोसिस्टम नहीं, बल्कि हमारा पूरा एग्रीकल्चर सिस्टम भी कोलैप्स कर सकता है। इसलिए हनी बीज को बचाना सिर्फ एनवायरमेंट के लिए नहीं, बल्कि हमारे पेट भरने के लिए भी बहुत जरूरी है। तो सवाल यह है कि इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या है? तो हमें पेस्टिसाइड्स के ऑल्टरनेटिव ढूंढने पड़ेंगे, या फिर इनका कंट्रोल यूज जो है वो करना पड़ेगा। साथ ही जंगली मधुमक्खी के लिए सेफ हैबिटेट क्रिएट करने पर फोकस करना पड़ेगा। तो वाइल्ड बीज को बचाना एक ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन हम इंडिविजुअल लेवल पर भी अपना रोल प्ले कर सकते हैं। जैसे कि मतलब ऐसे प्लांट जो है वो उगाएं जिनमें फूल खिले, राइट? और पेस्टिसाइड फ्री फार्मिंग को प्रमोट करें। एनवायरमेंट को क्लीन रखना जरूरी है। तो देखो, बीज हमारे इकोसिस्टम का एक छोटा सा हिस्सा लगती है, बट देखो उनका कितना बड़ा इंपैक्ट है। एक छोटी सी मधुमक्खी के लुप्त होने से कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो मधुमक्खी बचाओ, भोजन बचाओ, ये नारा लगाओ।
ठीक है, तो ये चीज है, देखो इस प्रकार की चीजें भी आपको पता होनी चाहिए जो अक्सर एग्जामिनेशन में जो है वो आ जाती हैं। अब देखो ये वाइल्ड बी के पॉलिनेशन से रिलेटेड ही एक क्वेश्चन है मेंस का, ट्राई करना है इसका आंसर जो है वो देने की। अब नेक्स्ट और कुछ क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये वाला टॉपिक जो है, ये सी एलिगेंस का टॉपिक हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले जीव की कहानी है ये गाइस। तो इसी के बारे में हम बात करेंगे, एक ऐसा छोटा सा ऑर्गेनिज्म जो साइंस की दुनिया में एक सुपरस्टार बन चुका है, जिसका नाम है सी एलिगेंस। कैनियो रैबिडिटिस एलिगन, या फिर सी एलिगन। ये नाम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, पर डरने की बात नहीं है। हम इसे आसान और इंटरेस्टिंग तरीके से जो है वो समझेंगे, बहुत ध्यान से सुनना। सी एलिगेंस ये एग्जाम में आ सकता है। तो ये एक नेमाटोड है, यानी एक तरह का छोटा सा कीड़ा है। क्या है सी एलिगन? एक छोटा सा कीड़ा जो एक इनवर्टिब्रेट ऑर्गेनिज्म है, यानी कि रीढ़ की हड्डी नहीं है इसमें, है ना, जिसके पास स्पाइनल कॉर्ड नहीं होती, जैसे कि मछली हुई। राइट, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड होती है ना, मछली के पास होती है, एक सिंगल काटी का काटा। हमारे पास होती है, इसके पास नहीं है। पर ध्यान रहे, ये पैरासिटिक नहीं है, यानी ये इंसान या किसी और जानवर के शरीर में रहकर नुकसान नहीं करता। ये एक फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो मिट्टी और पानी में इजीली मिल जाता है, जिसको बोलते हैं सी एलिगेंस। तो अब आपको ये तो पता चल गया है कि ये एक नॉर्मल सा कीड़ा है, पर ये इतना खास क्यों है ये समझना आपके लिए जरूरी है। अब बात करते हैं साइंस की दुनिया में सी एलिगेंस का नाम इतना फेमस कैसे हुआ। तो देखो यार, ये ऑर्गेनिज्म इतना खास इसलिए है क्योंकि इसने 4 नोबेल प्राइजेस वाली डिस्कवरीज में अपना रोल प्ले किया है। पहला, माइक्रो आरएनए की डिस्कवरी। माइक्रो आरएनए एक छोटी सी मॉलिक्यूल होती है जो जेनेटिक फंक्शंस कंट्रोल करती है। सी एलिगेंस पर की गई रिसर्च की वजह से इसकी खोज हुई और इसका इंपॉर्टेंस समझ आया। ऐसे ही ग्रीन फ्लूरोसेंट प्रोटीन, आपने कभी ग्लोइंग सेल्स देखी है? ग्रीन फ्लूरोसेंट प्रोटीन जिसे कहते हैं, तो ये ग्लोइंग सेल्स जो होते हैं ना, वो इसी की वजह से पॉसिबल होता है। ये एक प्रोटीन है जो सेल को फ्लूरोसेंट ग्रीन लाइटिंग में ग्लो करने देता है, और ये सबसे पहले सी एलिगेंस में यूज हुआ। ऐसे ही आरएनए इंटरफेरेंस, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कवरी थी जो जीन साइलेंसिंग को समझने के लिए बहुत जरूरी थी, और इसकी वजह से हम इस बीमारी का ट्रीटमेंट बेटर रिसर्च कर पाए। फिर आपके शरीर में कुछ सेल्स अपने आप डिस्ट्रॉय होते हैं, पता है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। तो सी एलिगेंस ने इस मैकेनिज्म को भी समझने में मदद करी, जिसको हम लोग बोलते हैं एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस, प्रोग्राम सेल डेथ। तो देखो यार, सी एलिगेंस की खासियत और रिसर्च में इसका इंपॉर्टेंस कितना ज्यादा है ना। तो ये चीजें थी, इसका जीनोम स्ट्रक्चर काफी सिंपल और प्रिडिक्टेबल होता है, जो जेनेटिक रिसर्च के लिए परफेक्ट है। इसके पास सिर्फ 959 सेल्स होते हैं, पर फिर भी ये एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म है, इतने कम सेल्स होने के बावजूद। ये बहुत जल्दी रिप्रोड्यूस करता है, और इसकी लाइफ लाइफ साइकिल भी छोटा होता है, सिर्फ 3 दिन तक जीता है ये ट्रांसपेरेंट होता है, तो साइंटिस्ट इसके अंदर के सेल्स को इजीली स्टडी कर सकते हैं। तो ये सभी रीजन है कि इसे जेनेटिक और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की रिसर्च के लिए एक परफेक्ट मॉडल बनाया गया है। तो आपने जाना कि एक छोटा सा ऑर्गेनिज्म, एक कीड़ा, सी एलिगेंस, कैसे साइंस की दुनिया में एक रिवॉल्यूशन जो है वो ला चुका है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी जिसके बारे में आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी था, कि नोबेल पुरस्कार जिताने वाला एक कीड़ा है ये सी एलिगेंस। राइट, कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक है, सुनने में ही मजा आ रहा है। और इसके बाद इसका क्वेश्चन का आंसर देने का ट्राई करना। अब नेक्स्ट टॉपिक के बारे में जो है वो चर्चा करते हैं हम लोग, चिंपांजी का टॉपिक। बस देखते हैं चिंपांजी, उनकी हरकतें देखते जाओ, कुछ कुछ उनके फनी वीडियोस वगैरह होते हैं, देखकर मजा आ जाता है। मतलब मेरा वन ऑफ द फेवरेट एनिमल में से एक है ये चिंपांजी। तो इसी से रिलेटेड एक टॉपिक आया है। तो क्या आपको पता है कि चिंपांजी और ह्यूमंस का एक कॉमन एंसेस्टर था? पता ही होगा यार, हमारे पूर्वज इन्हीं के थे। 7-8 मिलियन साल पहले जिंदा थे। मतलब हम कहीं ना कहीं चिंपांजी के, मतलब दूर दराज के रिलेटिव है, इसलिए हमें कहीं ना कहीं वो पसंद भी आता
यानी कि दूर का रिश्तेदार है चिंपांजी हमारा। तो हम और चिंपांजी के डीएनए में 98% सिमिलैरिटी होती है। यानी कि हमारा डीएनए देखो और चिंपांजी का देखो तो 98% सिमिलैरिटी मिलेगी। मतलब ये एक तरह से हमारे बायोलॉजिकल कजिन्स हैं ह्यूमंस के। अब एक बात जो आपको जरूर जान लेनी चाहिए कि चिंपांजी को, और ये याद भी रखना है, इनको आईयूसीएन की रेड लिस्ट के अंदर एंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है। पर एक इनकी सब स्पीशीज है वेस्टर्न चिंपांजी, उसका हाल और ज्यादा सीरियस है, इसलिए उसे क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है। मतलब यानी कि वेस्टर्न चिंपांजी के लुप्त होने का खतरा काफी ज्यादा है। तो ये फैक्ट थोड़ा सा ध्यान में रखना। और चिंपांजी की एक और खास बात है उनका कल्चर। कल्चर गाइस सिर्फ ह्यूमंस का नहीं होता, चिंपांजी भी कल्चरल बिहेवियर रखते हैं, जैसे कि टर्माइट्स पकड़ने के लिए टूल्स का यूज करना, या फिर जैसे वो मूंगफली वगैरह तोड़ते हैं ना, या फिर दूसरे जैसे कि वो ग्राउंड नट्स वगैरह, ग्राउंड नट्स क्या बोलते हैं, वॉलनट्स, अखरोट वगैरह, इसको तोड़ने के लिए पत्थर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये इंटेलिजेंस उनकी बताता है कि हाँ भाई इंटेलिजेंट है ये भी। एक और इंटरेस्टिंग बात है कि अलग अलग चिंपांजी ग्रुप्स का अपना अपना वोकल डायलेक्ट होता है, अलग अलग तरीके से एक दूसरे से बात करते हैं। एक ग्रुप का चिंपांजी दूसरे ग्रुप के चिंपांजी की आवाज को आइडेंटिफाई कर सकता है। तो ऐसी माइंड ब्लोइंग चीज है। एक मैंने वीडियो देखा था जिसमें एक व्यक्ति जो है वो इसी प्रकार से एक, वो चिंपांजी नहीं था, वो दूसरा वो था, कोई और था, एप था, मतलब ऐसी कुछ था। तो उसको वो जादू दिखा रहा था। तो वो एकदम जादू देख के एकदम शॉक हो गया कि अरे साला ये गायब कैसे हो गई। उसने कहा एक चेरी फ्रूट था, तो उसको एक बक्से में डाला, बक्सा हिला और उसको हिला के मतलब कैमरा साइड करके उसने वो कर दिया, फेंक दिया उसको। फिर चिंपांजी को दिखाया तो चिंपांजी ने देखा अरे साला इसके अंदर डाला था इसने, गायब कैसे हो गया, तो वो खुश होने लगा। तो वो चीज तो ऐसे है, इन लोगों में भी बहुत दिमाग होता है। दिमाग तो हर अ, पशु में होता है यार। अब मेरे यहाँ पर है लेब्राडोर, दौलत अपना, वो भी बड़ा इंटेलिजेंट है भाई। तो ये चीजें हैं। तो ये था गाइस एक ओवरऑल टॉपिक कि हमारे करीबी रिश्तेदार चिंपांजी से रिलेटेड, राइट। और चिंपांजी से रिलेटेड एक मेंस का क्वेश्चन है, ट्राई करना इसका जो है वो आंसर लिखने की 120 वर्ड्स में। अब देखो ये 2-3 महीने में भी ये वाला टॉपिक देखने को मिल ही जाता है, इलेक्टोरल फंडिंग की ट्रांसपेरेंसी से रिलेटेड ये आर्टिकल है। चुनाव फंडिंग का काला सच हम लोग जो है वो जानेंगे, चुनावी ट्रस्ट का खेल क्या है, तो इसके बारे में समझेंगे। तो इसके बारे में नॉलेज आपको ऑलरेडी है ही, सिर्फ इस टॉपिक को ध्यान से सुन लो। तो देखो यार, इलेक्टोरल फंडिंग एंड ट्रांसपेरेंसी इन इंडिया। तो रीसेंट न्यूज और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट या एक डिसीजन ने इस टॉपिक को और भी इंपॉर्टेंट बना दिया है। और ये टॉपिक मेंस के लिए इंपॉर्टेंट होता है, मेंस में इससे रिलेटेड काफी सारे पॉइंट्स लिखने को आते हैं। तो सबसे पहले तो न्यूज क्या है आओ उसको समझ लेते हैं। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक केस है जिसका नाम है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2024 का केस। इसमें इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, साथ ही साथ लिखते चलो क्योंकि लिखना आपको इस टॉपिक में बहुत कम है। ये केस का नाम लिख लो। मैं हालांकि ज्यादातर केसेस लिखवाता नहीं हूं, बट ये थोड़ा इंपॉर्टेंट केस है जो एग्जाम में आ सकता है, तो इसको ध्यान में रखना। असंवैधानिक डिक्लेयर कर दिया गया है इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को। ठीक है, अब ध्यान सुनना। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि यह स्कीम लोगों के राइट टू इंफॉर्मेशन जो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 ए के अंदर आता है, इसका उल्लंघन कर रही है। तो नीचे ब्रैकेट में ये भी लिख देना, सिर्फ इतना लिखना, वॉयलेशन आर्टिकल 19 क्लॉज 1 ए, राइट टू इंफॉर्मेशन, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 ए, राइट टू इंफॉर्मेशन। तो इसका उल्लंघन कर रही है, ये कोर्ट ने कहा। और इस डिसीजन के बाद पॉलिटिकल डोनेशंस में एक नया ट्रेंड देखने को मिला। डोनेशंस अब इलेक्टोरल ट्रस्ट के थ्रू ज्यादा होने लगे हैं। इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में ये डोनेशन काफी बड़े हैं। अब आओ देखते हैं इस डिसीजन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये लिखना नहीं है। इलेक्टोरल ट्रस्ट जो इंडिया का सबसे बड़ा ट्रस्ट है, प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट, उसके डोनेशन 3x बढ़ गए हैं। 363.16 करोड़ से 1075.7 करोड़ रुपए तक जो है वो पहुंच गए हैं। और ये जंप सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद हुआ। सबसे ज्यादा फंड्स रूलिंग पार्टी को मिले, फॉलोड बाय अपोजिशन पार्टी।
एग्जाम्पल के लिए प्रूडेंट ट्रस्ट ने रूलिंग पार्टी को 723.8 करोड़ दिए और अपोजिशन को 156.35 करोड़ जो है वो दिए। इलेक्टोरल बॉन्ड्स में डोनर की आइडेंटिटी एनोनिमस रहती थी, पर इलेक्टोरल ट्रस्ट में सब डिस्क्लोज होता है, डोनर का नाम, अमाउंट और किसको दिया गया, ये सब चीजें थी। और ये एक बड़ा चेंज है जो ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करेगा, जो क्लियरली बताएगा कि भाई किसने कितने रुपए जो है वो किस पॉलिटिकल पार्टी को दिए हैं, वो सबके सामने उठाकर रख देगा। तो एग्जाम के लिए आपको ये समझना जरूरी है कि इलेक्टोरल ट्रस्ट कैसे काम करते हैं। पहली चीज तो इलेक्टोरल ट्रस्ट के बारे में हम जो है वो चर्चा करें ये। तो पहला पॉइंट ये लिख लो भाई, इलेक्टोरल ट्रस्ट इतना डालो। ठीक है, सबसे पहली चीज तो आपको ये ध्यान में रखना है कि 2013 में इंट्रोड्यूस किया गया, राइट, कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर आता है, 2013 में इंट्रोड्यूस किया गया। और ब्रैकेट में लिखना नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है इलेक्टोरल ट्रस्ट। और इसको ईसीआई और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट दोनों जो है वो मॉनिटर करते हैं, देखते हैं, निगरानी रखते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। अब ट्रस्ट डोनेशन कलेक्ट करती है इंडियन सिटीजन और इंडियन कंपनी से। 95% फंड हर साल रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज को डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ते हैं। डोनर्स की आइडेंटिटी और कंट्रीब्यूशन पब्लिकली डिस्क्लोज होती है, यह फैक्ट लिखना जरूरी है। डोनर कौन है, उसने कितना कंट्रीब्यूशन दिया, किस पार्टी को उसने कितना वोट दिया, मतलब कितना पैसा दिया, किस पार्टी को उसने कितना पैसा दिया, वो पूरी चीज इसके अंदर लिखनी पड़ती है। और डोनर्स को इनकम टैक्स के अंडर टैक्स डिडक्शन भी मिलता है। ठीक है, तो ये चीजें बस आप लिख लो। तो अब आपको समझ में आ गया इलेक्टोरल ट्रस्ट क्या है। एक थोड़ा सा देखो कितना बढ़िया आपके लिए यहां पर चार्ट दिया हुआ है। इलेक्टोरल बॉन्ड और इलेक्टोरल ट्रस्ट के बीच में डिफरेंस है, ये लिख लेना पूरे के पूरे डिफरेंस। जो इलेक्टोरल बॉन्ड जो अब सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, ये नहीं चलेगा, इसको आरबीआई, एसबीआई और ईसीआई रेगुलेट करती थी। इलेक्टोरल ट्रस्ट को रेगुलेट करता है कंपनीज एक्ट 2013, ईसीआई और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। फिर ट्रांसपेरेंसी की बात करें तो ये बताती नहीं थी इलेक्टोरल बॉन्ड्स की किसने कितना पैसा दिया है, किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना पैसा जा रहा है ना। और इसके अंदर पूरी चीज ओपन है कि हाँ भाई हम बता देंगे कि किसने किसको कितना पैसा दिया है। फिर इसका पर्पस जो है वो था कि डोनेशन को एनोनिमस रखना। और इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि भाई ये है मतलब कि फुल ट्रांसपेरेंसी रखी जाए। फिर टैक्स बेनिफिट दोनों में ही मिलते हैं। फिर इसके अलावा इम्पैक्ट यही था कि भाई काफी सारी कंपनी जिनका नाम आप नहीं बता रहे हो, तो ऑब्वियस ही बात है कि अगर जो पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन जीतेगी तो वो उस कंपनी का फेवर जो है वो करेगी। तो ये जनता के सामने आना चाहिए ना, जो कि इलेक्टोरल ट्रस्ट के थ्रू जनता के सामने आ रहा है। तो आपको क्या लगता है कि इलेक्टोरल ट्रस्ट ज्यादा बेहतर है या इलेक्टोरल बॉन्ड? तो इलेक्टोरल ट्रस्ट मुझे ऐसा लगता है, मेरा ओपिनियन है कि ज्यादा बेहतर है इलेक्टोरल बॉन्ड से। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन बिल्कुल सही था। और मैं बता आपको जेन्युइनली बताऊं, जो स्टूडेंट मुझे ऑलमोस्ट 2-3 सालों से, 3 सालों से अगर फॉलो कर रहे होंगे ना, 2-3 सालों से, 4 सालों से, तो जब ये इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम की जब बातें चल रही थी इनिशियली, और फिर जब ये इम्प्लीमेंट होती है पूरी तरह से, तब उस समय मैंने कई लेक्चर्स में अपने कई टॉपिक्स के अंदर टिप्पणी ऑलरेडी कर दी थी कि ये बर्बादी करेगी और ये करप्शन का सबसे बड़ा सोर्स जो है वो बन जाएगा। और हुआ यही था, समझ में आने लगा। और देखो अनकॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर हुई। तो आपका विजन इस प्रकार से होना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि आने वाले समय में जो है वो कौन सी चीज सही रहेगी, कौन सी चीज खराब रहेगी। तो जब मैंने इसकी एनालिसिस करी थी तो उसी समय मैंने बोला था। बट काफी सारे लोग मेरे ओपिनियन से जो है वो नहीं थे, फिट नहीं थे, क्योंकि बहुत चला था ना इसमें। चलो, तो ये चीज है। अब ये सब सुन के लगता है कि ये जो सिस्टम है ये काफी परफेक्ट है, बट देखो यार इसमें भी कुछ इश्यूज हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड की वजह से वोटर्स को नहीं पता चलता था कि फंड्स कहां से आ रहे हैं। अब इलेक्टोरल बॉन्ड्स ने कॉर्पोरेट डोनेशन पर कैप हटा दिया था, राइट, यानी कि कॉर्पोरेट कितना भी चाहे उतना डोनेट कर सकती है। रूलिंग पार्टीज को जो है वो अच्छी खासी फंडिंग मिल जाती थी और छोटी पॉलिटिकल पार्टीज फंडिंग से पीछे रहती थी। तो अब देखो आखिर में क्या सुधार किए जा सकते हैं। तो देखो पहली चीज तो यूके और जर्मनी जैसे मॉडल्स हम लोग अडॉप्ट कर सकते हैं, जहां एक थ्रेशोल्ड के ऊपर डोनेशन डिस्क्लोज होते हैं और छोटे डोनेशन एनोनिमस रहते हैं, यानी कि छोटा मोटा किसी ने डोनेशन दे दिया तो वो एनोनिमस है। बड़े डोनेशन, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर कोई 1 करोड़ रुपए दे रहा है या उससे ऊपर दे रहा है, तो आप वो मेंशन करो, इस टाइप से कुछ ऐसी चीजें भी हम ला सकते हैं। कॉर्पोरेट के इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए लिमिट लगा दो आप। एक नेशनल इलेक्शन फंड
बनाया जाए जो डोनेशन को इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूट करे, और पॉलिटिकल पार्टीज के अकाउंट्स का कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट होना चाहिए, और रिपोर्ट जो है वो पब्लिकली एक्सेसिबल होना चाहिए। तो ये चीजें हैं। तो ये इलेक्टोरल फंडिंग से रिलेटेड ये टॉपिक है, काफी इंपॉर्टेंट था। इसमें जो मेन चीज आपको समझनी थी वो इलेक्टोरल ट्रस्ट के बारे में समझनी थी, जो आपने होपफुली अच्छे से समझ ली और आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब देखो, ये वाला जो आर्टिकल आया है ये इंटरनेशनल रिलेशंस के पर्सपेक्टिव से है, इंडिया और यूरोपियन यूनियन के रिलेशंस। तो अभी लिखना नहीं है आपको इसके नोट्स वगैरह कुछ, जो चीज होगी काम की अगर आती है तो मैं आपको बता दूंगा, बाकी उतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। तो सबसे पहले समझते हैं क्यों इंडिया और यूरोपियन यूनियन की दोस्ती इतनी इंपॉर्टेंट है। अब यार उसको समझने की क्या जरूरत है, आपको पता ही है यार, ट्रेड, लॉन्ग टर्म रिलेशंस। तो दोनों डेमोक्रेसी के चैंपियन है और मल्टीलैटरलिज्म को सपोर्ट करते हैं कि सभी कंट्रीज एक साथ ट्रेड करें, मिलजुल कर रहे हैं। सस्टेनेबिलिटी और डेवलपमेंट दोनों के लिए प्रायोरिटी होती है। सिंपल वर्ड्स में बोले तो दोनों देश एक जैसे प्रिंसिपल्स को शेयर करते हैं। दूसरा, इंडिया के पास आज की डेट में हम लोग को देखने को मिल रहा है कि एक उभरता हुआ मार्केट है ना। और यूरोपियन यूनियन के पास टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट है। ग्रीन टेक, टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल, इलेक्ट्रॉनिक, ऐसे सेक्टर में दोनों मिलकर काम करते हैं। आपको पता है कि 2023-24 में इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच बायलेटरल ट्रेड 137.41 बिलियन यूएस डॉलर तक पहुंच गया था। और यूरोपियन यूनियन इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का 17%, 17% यूरोपियन यूनियन से ही इंडिया के अंदर आता है। ये सब आंकड़े अभी के लिए वगैरह रखने की आपको आवश्यकता नहीं है। इवन इंडियन ओशियन में चाइना का बढ़ता इंफ्लुएंस को काउंटर करने के लिए यूरोपियन यूनियन और इंडिया की ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज भी काफी इंपॉर्टेंट है। इनहेंसिंग सिक्योरिटी कॉपरेशन इन एंड विद एशिया, ESIWA, ऐसे इनिशिएटिव के थ्रू यूरोपियन यूनियन सी रूट्स को सिक्योर करना चाहता है, जो इंडिया के नेवल एक्सपेंशन के साथ जो है वो अलाइन करता है। तो ये चीजें हैं। अब देखो, तो हमने अभी अच्छी अच्छी बातें कर ली कि हाँ यार इतनी सारी चीजें हम एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, मैरीटाइम सिक्योरिटी पर काम कर रहे हैं, राइट। पीपल टू पीपल टाइज हैं, टेक्नोलॉजी के मामले वो हमारी हेल्प कर रहा है यूरोपियन यूनियन। हम उभरते हुए मार्केट है, तो दोनों एक दूसरे से फायदा जो है वो उठा रहे हैं। हमारे प्रिंसिपल्स जो है वो एक दूसरे के साथ मैच करते हैं, बट कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। यूरोपियन यूनियन चाहता है कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप जिसमें ट्रेड, सिक्योरिटी और ह्यूमन राइट्स हो। लेकिन इंडिया अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को प्रेफर करता है, यानी कि यूरोपियन यूनियन बोलता है कि हम स्ट्रेटेजी बनाएंगे, हम प्लान बनाएंगे, तुम उसको फॉलो करो। हम बोलते हैं भाई हम खुद अपना प्लान बनाने के लिए सक्षम है, हमें बना दो। ये इशू है। रशिया यूक्रेन वॉर पर यूरोपियन यूनियन और इंडिया की पोजीशन अलग है। भाई रशिया और यूक्रेन के वॉर में अगर आप देखो तो यूरोपियन यूनियन जो है वो सपोर्ट जो है वो किसका कर रहा है, यूक्रेन का। यस। और इंडिया का एक अच्छा पार्टनर रशिया है, तो इसको लेकर थोड़ा सा मनमुटाव है। फिर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में अभी तक मतलब कंफर्म नहीं हुआ, डिलेज है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, ऐसे इश्यूज जो इंडिया की इंडस्ट्रीज के लिए चैलेंजिंग हो सकते हैं। फिर इंडिया का रशियन डिफेंस सिस्टम पे ज्यादा रिलायंस है, जो यूरोपियन यूनियन के साथ डीपर डिफेंस टाइज में रुकावट जो है वो डालता है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन चाहता है कि हम उसी से जो है वो डिफेंस के प्रोडक्ट्स परचेज करें, बट भाई हम अपने अकॉर्डिंग देखते हैं ना कि हमें किससे क्या लेना है। और इंडिया अफोर्डेबल टेक्नोलॉजी प्रेफर करता है, जबकि यूरोपियन यूनियन सस्टेनेबिलिटी और एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस करता है। तो ये सब कुछ चीजें हैं जिनके थ्रू दोनों के रिलेशंस में थोड़ी सी मनमुटाव हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है। तो आज चाइना और रशिया जैसी जो कंट्रीज हैं, इनके प्रेशर को काउंटर करना हमें बहुत जरूरी है, इसलिए इंडिया और यूरोपियन यूनियन को साथ मिलकर काम करना जरूरी है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से ट्रेड और इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, तो इसकी डील जल्दी कंक्लूड की जाए। चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी कम करने के लिए दोनों रेन्यूएबल एनर्जी और क्रिटिकल रॉ मटेरियल्स पर फोकस कर सकते हैं। फिर इसके अलावा इंडिया का जो इनोवेशन और यूरोपियन यूनियन के रिसर्च और डेवलपमेंट कैपेबिलिटीज हैं, इसको मिलाकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायोटेक, ग्रीन टेक, इसमें नए डायमेंशन ऐड किए जा सकते हैं। क्लीन एनर्जी और कार्बन रिडक्शन इनिशिएटिव्स पर मिलकर काम करना दोनों के लिए काफी बेनिफिशियल साबित होगा इन फ्यूचर। तो सवाल उठता है कि आगे हम लोग कैसे बढ़ें, क्या करें ऐसा। तो पहली चीज तो यार अटलांटिक और इंडो पैसिफिक में ये जो खतरा जो है चाइना का, इसको काउंटर करने के लिए दोनों को एक शेयर्ड स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, एक प्लानिंग बनानी पड़ेगी मिलकर। हाई लेवल कोलैबोरेशन से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे एरियाज में नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की जा सकती हैं।
फार्मास्यूटिकल, रिन्यूएबल एनर्जी और क्रिटिकल सेक्टर में जॉइंट वेंचर्स दोनों के लिए विन विन सिचुएशन हो सकते हैं। फिर एडवांस टेक्नोलॉजी और डिफेंस इन्वेस्टमेंट के थ्रू यूरोपियन यूनियन इंडिया की कैपेबिलिटीज बढ़ा सकता है। तो गाइस, इंडिया और यूरोपियन यूनियन की दोस्ती सिर्फ ट्रेड और टेक्नोलॉजी तक सीमित नहीं है, ये डेमोक्रेसी और ग्लोबल स्टेबिलिटी के लिए एक स्ट्रॉन्ग पिलर बन सकती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसमें कुछ नहीं लिखना था, बस आपको सिर्फ सुनना था कि यूरोपियन यूनियन के साथ हमारे रिलेशन जो है वो कैसे हैं, क्या क्या चुनौतियां हैं, बस दैट्स इट। तो गाइज, आपको शायद पता हो कि काफी समय से ये हम लोग स्ट्रेटजी जो है वो क्रिएट कर रहे हैं कि हमें इंडिया की रबर इंडस्ट्री पर जो है वो काम करना है ना, इसको बूस्ट करने पर काम करना है। तो इसी इंडस्ट्री के बारे में हम जो है वो चर्चा करेंगे गाइज। ये जो रबर इंडस्ट्री है ना, ये सिर्फ हमारी डोमेस्टिक नीड्स को ही नहीं बल्कि ग्लोबल मार्केट को भी केटर करती है। यानी ग्लोबल मार्केट को भी रबर इंडस्ट्री जो है वो, आप कह सकते हो कि अ, एक बड़ा हिस्सा जो है वो इस इंडस्ट्री का ग्लोबल मार्केट में देखने को मिलता है। तो इसी सेक्टर के बारे में हम बात करेंगे कि कैसे इसको हम और इंप्रूव करें, बढ़ाएं, क्योंकि इंडिया अपनी रबर इंडस्ट्री को और कॉम्पिटिटिव और सस्टेनेबल बना रही है। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ध्यान से सुनना है, इसमें काफी सारी चीजें मिलेंगी जो प्रीलिम्स में आपसे पूछी जा सकती हैं गाइस। तो सबसे पहले तो रबर बोर्ड, इन्होंने कुछ नए इनिशिएटिव्स लॉन्च किए हैं जो इंडिया की रबर सेक्टर को ग्लोबल लेवल पर ले जाने में मदद करेंगे। तो पहला तो इंडियन सस्टेनेबल नेचुरल रबर, और दूसरा है INR कनेक्ट प्लेटफॉर्म। लिख लेना भाई। तो रिसेंटली रबर बोर्ड इंडिया, ऐसे लिखोगे, रबर बोर्ड इंडिया डैश टू इनिशिएटिव, ये दोनों इनिशिएटिव के नाम लिख लो। ठीक है, वही फ्लो चार्ट टाइप में जो है वो लिखना। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ऑब्वियस ही बात है कि रबर इंडस्ट्री को जो है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जैसे कि यूरोपियन यूनियन डिफॉरेस्टेशन रेगुलेशन के साथ अलाइन करना, और साथ ही डोमेस्टिक चैलेंजेस जैसे कि अनटैप प्लांटेशन और हाई प्रोडक्शन कॉस्ट को एड्रेस करना, यानी कि रबर प्रोडक्शन में जो ज्यादा पैसा लग रहा है, तो ऐसी टेक्नोलॉजी स्ट्रेटजीज बनाना कि कम पैसों में जो है वो हाई प्रोडक्शन हो सके, जिससे कि प्रॉफिट बढ़ाया जा सके। तो आओ, सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे सस्टेनेबल प्रोडक्शन गोल्स की। तो ISNR इनिशिएटिव जो है, जिसके बारे में मैंने भी आपको बताया, इंडियन सस्टेनेबल नेचुरल रबर का जो ये इनिशिएटिव है, ये इंश्योर करता है कि रबर प्रोडक्ट्स की ओरिजिन ट्रेसेबल हो और ये एनवायरमेंटल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग हो। यानी कि जब भी रबर का प्रोडक्शन हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि उस प्रोडक्शन में एनवायरमेंट को किसी प्रकार का खतरा हो। तो जहां से वो प्रोडक्शन हो रहा है, कहां से हुआ है, उसका ओरिजिन क्या है, तो उसको आप ट्रेस कर सको। और इससे इंडिया का नेचुरल रबर एक कॉम्पिटिटिव और सस्टेनेबल ऑप्शन बन जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि इंडिया के 20 से 25% रबर प्लांटेशन अभी भी अनटैप्ड है। इसका रीजन है प्राइस वोलेटिलिटी और हाई प्रोडक्शन कॉस्ट, यानी कि अभी भी मतलब कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर अच्छा काम जो है वो नहीं हो पा रहा पोटेंशियल के हिसाब से, क्योंकि प्रोडक्शन कॉस्ट काफी हाई है। अब इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए INR कनेक्ट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया, जो ग्रोअर्स होते हैं ना, जो किसान है मतलब, इनको कनेक्ट करता है, और ये प्लांटेशन प्रोडक्टिविटी और सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करेगा। तो आओ, इसको और डिटेल में जो है वो थोड़ा सा हम लोग जो है वो समझेंगे, जिससे कि और चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो। और नेशनल रबर पॉलिसी 2019 के साथ जो है वो उसको अलाइन किया गया है, लिखने की भी जरूरत नहीं, आपको तो इस इनिशिएटिव के बारे में पता होना ही चाहिए। अब जो INSR इनिशिएटिव हमारा, ये इनिशिएटिव यूरोपियन यूनियन के डिफॉरेस्टेशन रूल्स के अकॉर्डिंग डिजाइन किया गया है। इसके नीचे मार्क करके मेंशन कर दो, यूरोपियन यूनियन डिफॉरेस्टेशन रेगुलेशन के साथ अलाइंड है या कंप्लाई करता है। ये इंश्योर करता है कि रबर डिफॉरेस्टेड या डिग्रेडेड लैंड से ओरिजिनेट हो, यानी कि रबर जब आप प्लांटेशन कर रहे हो तो फर्टाइल लैंड पे मत करो, उपजाऊ मिट्टी पर मत करो, बंजर मिट्टी पर करो। देखो आप, कितनी बढ़िया चीज है, बंजर मिट्टी पर आप जो है वो रबर को उगाओ, ना कि उपजाऊ मिट्टी पर। क्योंकि उपजाऊ मिट्टी पर आप अगर रबर उगाओगे तो ऑब्वियस सी बात है कि ये कैश क्रॉप हम लोग को देखने को मिल रहा है। यस, खाना तो बनेगा नहीं इससे, और उससे फूड सिक्योरिटी, ग्लोबल हंगर के इश्यूज जो है वो रिजॉल्व नहीं होंगे, और मिट्टी अलग खराब कर देगा। तो इसलिए बोला गया कि इसको बंजर मिट्टी पे उगाओ। तो INR कनेक्ट प्लेटफॉर्म जो है, ये जितने भी निग्लेक्टेड प्लांटेशन और एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स के प्लांटेशन को रिवाइव करने के लिए है, यानी कि जहां पर कोई भी खेती किसानी नहीं हो रही, जो जमीन बंजर हो चुकी है, उसको प्रोडक्टिव बनाने के ऊपर ये काम करेगा। ये सर्टिफाइड टैपर्स और
सस्टेनेबल मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोवाइड कराता है उनको। फिर एक एम रूप प्लेटफॉर्म भी है, ये एक डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है जो बायर और सेलर को आपस में जो है वो कनेक्ट करेगा। ये लिख लो, एम रूप प्लेटफॉर्म, एक और प्लेटफॉर्म आ गया। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है ये, बस ब्रैकेट में सिर्फ इतना लिख देना काफी है। फिर एक है सब्सिडी हाइक, गवर्नमेंट ने सब्सिडी में फेज इंक्रीज अनाउंस जो है वो किया है, जो नेचुरल रबर कल्टीवेशन को प्रमोट करेगा। यानी कि इसमें काफी सारी चीजों में सब्सिडी मिल जाएगी, लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखो ये यूरोपियन यूनियन का डिफॉरेस्टेशन का कानून क्या है। तो इसका ऑब्जेक्टिव है कि लिस्टेड कमोडिटीज, यानी कि इन्होंने काफी सारे प्रोडक्ट्स की लिस्ट बना दी, इनमें से एक रबर है, ये डिफॉरेस्टेशन में कंट्रीब्यूट ना करें। यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए भाई आपको रबर को उगाने के लिए आप फॉरेस्ट को काटो, एग्रीकल्चर जमीन को खराब कर दो, ऐसा नहीं करना है। इसका एम है 32 मिलियन मेट्रिक टन कार्बन एमिशन को रिड्यूस करना हर साल। लेकिन इंडियन एक्सपोर्ट्स के लिए एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि ये जो रेगुलेशन का कंप्लाइंस रूल जो है वो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए काफी बर्डनसम है। सर्टिफिकेशन को एक तरह का नॉन टेरिफ बैरियर माना जा रहा है, जो इंडिया और यूरोपियन यूनियन ट्रेड एग्रीमेंट्स को स्लो कर रहा है। अब ऑब्वियसली बात है कि यूरोपियन यूनियन चाहेगा कि जहां से भी उनके पास रबर आए वो ऐसी क्षेत्र से आए, उसका ओरिजिन क्लियरली पता होना चाहिए कि भाई वो डिग्रेडेड जमीन है, बंजर जमीन है ना। तो ये चीजें हैं, बस सिंपल सी समझने के लिए। तो इंडिया का प्रोडक्शन, इंडिया थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और फोर्थ लार्जेस्ट कंज्यूमर है रबर का, लिख लेना भाई। पूरे दुनिया भर में तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा मात्रा में हम लोग रबर प्रोड्यूस करते हैं, और चौथे नंबर पर सबसे ज्यादा मात्रा में रबर कंज्यूम करते हैं। केरल के अंदर तो 90% से ज्यादा प्रोडक्शन इसका है, और त्रिपुरा। तो ये स्टेट्स के नाम भी जो है वो लिख लेना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा केरल, फिर त्रिपुरा। फिर रबर क्रॉप को जो है वो क्या चाहिए, 20 से 35 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर, 200 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल हर साल, ये लिख लेना भाई। ट्रॉपिकल कंडीशन में ये उगेगा। मिट्टी जो है वो उसको कौन सी चाहिए, तो वो भी लिख लेना, लेटराइट, लोमी, दोमट, दोमट मिट्टी। अब बात करते हैं उन स्टेप्स की रबर प्रोडक्शन को जो बूस्ट करेंगे। तो पहले तो भाई मिक्स्ड फार्मिंग सिस्टम को प्रमोट करना, और नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में प्लांटेशन को एक्सपेंड करना, क्योंकि वो फेवरेबल क्लाइमेट है वहां पर रबर के प्रोडक्शन के लिए। हाई यील्डिंग वेराइटीज और डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट पे रिसर्च करना। टैपर्स को लेटरल टैपिंग जैसे एडवांस मेथड ट्रेन करना, मतलब इनकी वहां पर किसानों को ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना। एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए ट्रेड एग्रीमेंट्स और बैरियर को रिमूव करना। तो ये इंडिया के रबर इंडस्ट्री को ग्लोबल लीडर बनाने की ये कहानी है, और जिसमें हमने इस चीज के बारे में जो है वो काफी डिटेल में डिस्कस किया कि किस प्रकार से हम लोग जो है वो कुछ नए इनिशिएटिव के थ्रू रबर इंडस्ट्री को जो है वो और एक्सपेंड करने पर जो है वो फोकस कर रहे हैं। तो ये था इस पूरा ओवरऑल टॉपिक। सेमीकंडक्टर्स के टॉपिक को कुछ नहीं तो पिछले 6 महीने में मैं 10 बार तो मिनिमम पढ़ा चुका हूँ। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप सेमीकंडक्टर की डेफिनेशन बताओ कि क्या होते हैं ये सेमीकंडक्टर्स। तो इंडिया और सिंगापुर के चिप रेवोल्यूशन की हम लोग बात करेंगे। तो यार देखो, डिजिटल और टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड का बैकबोन है सेमीकंडक्टर्स, ये बात तो आपको पता ही होगा। और ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है क्योंकि रीसेंट न्यूज के अकॉर्डिंग इंडिया और सिंगापुर मिलकर सेमीकंडक्टर सेक्टर में एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। तो आओ इस टॉपिक को हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले न्यूज। तो सिंगापुर के प्रेसिडेंट ने रीसेंट इंडिया विजिट के दौरान अनाउंस किया कि वो इंडिया के सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग और इकोसिस्टम डेवलपमेंट में सपोर्ट देंगे। ये विजिट गाइस दोनों देशों के 60 साल के डिप्लोमेटिक रिलेशन सेलिब्रेट करने के लिए था, और नए इनिशिएटिव में फोकस होगा एडवांस टेक्नोलॉजी, डेटा कॉरिडोर और रेन्यूएबल एनर्जी पे। ये लिखने की अभी के लिए आवश्यकता जो है वो नहीं है, चाहो तो जो है वो लिख सकते हो, सिंपल सी चीज कि सिंगापुर जो है वो इंडिया के सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग और इकोसिस्टम में सपोर्ट करेगा, बस। अब चीजों को जो है वो समझो थोड़ा सा। तो सिंगापुर के सेमीकंडक्टर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन उसकी इकोनॉमी में काफी बड़ा है, जीडीपी का 8%। सोचो आप, सिंगापुर के सेमीकंडक्टर सेक्टर में उसकी जीडीपी का 8% जो है वो इसी सेक्टर से आ रहा है। ये दुनिया के 10% सेमीकंडक्टर्स बनाते हैं, और 20% सेमीकंडक्टर्स इक्विपमेंट प्रोडक्शन होते हैं। बट एक चैलेंज है, सिंगापुर मेजरली मैच्योर नोड चिप पे फोकस करता है, जो ज्यादातर ऑटोमोटिव यानी कि गाड़ियों में और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होता है।
हाई एंड चिप्स जो एआई और एडवांस कंप्यूटिंग के लिए चाहिए, सिंगापुर की प्रेजेंस इसमें इस एरिया में लिमिटेड है। यानी कि एआई की फील्ड में जो सिंगापुर जो सेमीकंडक्टर चिप बना रहा है, अब आपको पता ही है ना सेमीकंडक्टर चिप क्या होता है यार। ये कंप्यूटर के अंदर जो चिप वगैरह लगती है ना, वो वही सेमीकंडक्टर चिप होती है। वो हरी कलर की, ब्लू कलर की आपने चिप्स देखी होंगी, वही है ये। तो ये जो है वो सिंगापुर अच्छे लेवल पे बनाता है, बट प्रॉब्लम सिंगापुर के साथ ये है कि ये वाली चिप नहीं बनाता जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आज की डेट में आवश्यकता है। बस ये चीज आप थोड़ी सी ध्यान में रखो। अब ये सब, ये डिटेल में डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं, कितने एमएम और कितने क्या। ठीक है, अब ध्यान सुनना। अब इंडिया का जो सेमीकंडक्टर सेक्टर है, इसमें भी अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली। 2022 में इंडियन सेमीकंडक्टर मार्केट 26.3 बिलियन यूएस डॉलर का था, और 2032 तक ये 271.9 बिलियन यूएस डॉलर तक पहुंचने की इसकी उम्मीद है, जो कि इतना बड़ा मार्केट ये हमें प्रोवाइड कराएगा। और थैंक्स टू प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, जिसके बारे में आपको पता होगा, जिसके थ्रू सरकार सेमीकंडक्टर के प्रोडक्शन को बूस्ट करने पर फोकस कर रही है कि हम सेमीकंडक्टर की फील्ड में आत्मनिर्भर बन जाए, क्योंकि हम सेमीकंडक्टर के लिए जो है वो डिपेंडेंट है दूसरी कंट्रीज के ऊपर, चाइना, ताइवान, अमेरिका। और इंडिया के पास एक स्किल्ड वर्कफोर्स है गाइस। हमारा जो स्टेम ग्रेजुएट्स और रिसर्च एंड डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम रेडी हैं। हमारे यहाँ पर स्टेम ग्रेजुएट लोग हैं ना यार, काफी सारे साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स वाले लोग हैं, तो हम उनका फायदा उठाएंगे। तो एक स्किल्ड वर्कफोर्स हमारे यहाँ है और हम रेडी भी कर रहे हैं। लेबर और ऑपरेशनल कॉस्ट यहाँ डेवलप कंट्री से काफी कम है, तो हमारे यहाँ पे सैलरी वगैरह लोगों की कम रहती है, कम सैलरी में लोग अच्छे से ऑपरेट कर लेते हैं। और जियो पॉलिटिकल शिफ्ट की वजह से ग्लोबल सप्लाई चेन डाइवर्स हो रहा है। इंडिया के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आज की डेट में सप्लाई चेन जो है वो डिसरप्ट हो चुका है, चाहे वो आप मिडिल ईस्ट में देखो या इधर रशिया यूक्रेन वॉर के पॉइंट ऑफ व्यू से सेंट्रल एशिया में देखो, है ना, ईस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया। तो यहाँ पर दिक्कतों की वजह से हमें एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि हम जो है वो परप कराएंगे और अपनी डिवाइसेस, अपने प्रोडक्ट जो है वो मार्केट पे जो है वो लॉन्च करेंगे। इसलिए इंडिया का इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन हम लोग को जो है वो देखने को मिला। ये लिखने की जरूरत नहीं है, तो आपको पता ही होगा, याद ही होगा। फिर टाटा ग्रुप जैसे प्राइवेट प्लेयर्स गुजरात में सेमीकंडक्टर फैसिलिटी सेटअप कर रहे हैं। इंटरनेशनल पार्टनरशिप यूएसए, जापान, यूरोपियन यूनियन के साथ मिलकर सप्लाई चेन को मजबूत बनाने पर हम लोग फोकस कर रहे हैं। अब देखो, इंडिया सिंगापुर जो कोलैबोरेट कर रही है, तो इसमें सिंगापुर की जो एडवांस्ड असेंबली और टेस्टिंग कैपेबिलिटी है, ये इंडिया के लिए काफी हेल्पफुल हो सकती है। सिंगापुरियन यूनिवर्सिटी माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर इंजीनियरिंग में स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम ऑफर करती हैं। जॉइंट रिसर्च और स्टूडेंट एक्सचेंज इनिशिएटिव इंडिया के टैलेंट को और इम्प्रूव करेगा। यानी कि हमारे यहाँ पर हमारे लोग जो है उनमें और बेहतर स्किल्स जो है वो डेवलप करने में हेल्प करेगा। सिंगापुर के वेफर फैब पार्क्स का मॉडल अडॉप्ट करके इंडिया अपना मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम स्ट्रांग बना सकता है। सिंगापुर के फर्म्स यानी कि उनकी कंपनीज के साथ पार्टनरशिप करके इंडिया को एडवांस चिप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी तक पहुंचाने, मतलब एडवांस लेवल पर हम जो है वो सिंगापुर की मदद से पहुंच सकते हैं जल्दी। तो अब सवाल उठता है कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है, तो आपको ऑलरेडी पता है यार, इसका फ्यूचर बहुत अच्छा है। ग्लोबल सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री 2030 तक 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर सेक्टर बनने वाली है। अपनी चिप मेकिंग कैपेबिलिटीज होना डिफेंस और कम्युनिकेशन को सिक्योर करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 5G, क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए सेमीकंडक्टर बहुत जरूरी है। ये इंडस्ट्री हमारे स्टेम ग्रेजुएट्स के लिए नई जॉब अपॉर्चुनिटीज भी है वो लेकर आएगी, बट चैलेंजेस तो हैं काफी सारे। जैसे कि एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है। 2025 तक हमें 1 मिलियन स्किल्ड वर्कर्स की जरूरत होगी, जो अभी अवेलेबल नहीं है। हाई एंड चिप टेक्नोलॉजीज और ताइवान और साउथ कोरिया जैसी कंट्रीज के पास अभी है, राइट, हाई एंड चिप टेक्नोलॉजी, जिसके साथ हमें कंपीट करना पड़ेगा। ये इंडस्ट्री एनर्जी इंटेंसिव है और ग्रीन हाउस गैस एमिशन काफी हाई इस प्रोसेस में पूरा होता है। तो सोल्यूशन जो है वो क्या है, तो सोल्यूशन भाई बहुत सिंपल सा है। यूनिवर्सिटीज में सेमीकंडक्टर फोकस प्रोग्राम और इंडस्ट्री स्पेसिफिक करिकुलम डिजाइन करो, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा वर्कफोर्स रेडी हो। बेंगलुरु और हैदराबाद में डिजाइन सेंटर स्टैब्लिश करके इनोवेशन को बूस्ट करें। स्पेशल इकोनॉमिक जोन और इंडस्ट्रियल पार्क को सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए बना तैयार करें। एक इंडिया का ही सेमीकंडक्टर फंड क्रिएट करें। 3 nm और 2 nm फैब्रिकेशन जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी को प्रायोरिटाइज जिसमें करना होगा। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन के थ्रू टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को सिक्योर करना होगा। सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करें, जैसे कि ग्रीन हाउस एमिशन जो है वो कम से कम हो, रिसर्च एंड
इनोवेशन के थ्रू। तो गाइज ये जो सेक्टर जो है ये सिर्फ एक इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी नहीं है बल्कि एक स्ट्रेटेजिक नेसेसिटी है। इंडिया और सिंगापुर का ये कोलैबोरेशन हमें ग्लोबल सेमीकंडक्टर मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर बनने के लिए एक बड़ा बड़ा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा रहा है। तो देखो ये चीज ध्यान में रखना कि सिंगापुर जो है वो हमें हेल्प कर रहा है हमारी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को जो है वो बूस्ट करने के लिए। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पर एक अच्छी कमांड आपकी होनी चाहिए। अब देखिए क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2025 की यहां पर जो है बात हो रही है। अब ये कुछ पॉइंट्स आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, जैसे कि ये इंडेक्स वगैरह होते हैं उसमें क्या रैंकिंग मिली है, तो इसके बारे में हम लोग जो है वो चर्चा करेंगे। तो आपको पता ही है यार आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल टेक्नोलॉजी, सस्टेनेबिलिटी ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो हम देखेंगे कि इंडिया का फ्यूचर स्किल्स के लिए कितनी प्रिपरेशन है और कौन से एरिया में हमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तो हम बात करने वाले हैं इंडियाज रेडीनेस फॉर फ्यूचर स्किल्स के बारे में। तो इंडिया क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2025 में 25वीं रैंक पर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। इंडिया की रैंक जो है वो कितनी है, 25वीं है। किसमें? क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स में। और फ्यूचर स्किल्स कंटेंडर बोला गया है हमें, फ्यूचर स्किल कंटेंडर, ये फैक्ट भी थोड़ा सा ध्यान में रखना। इंग्लिश में इसको ध्यान में रखना, हिंदी वाले स्टूडेंट्स, भविष्य के लिए कौशल का दावेदार। यानी कि हम, ये स्टेटमेंट से ही समझ में आ रहा है कि हम भाई बहुत अच्छा करने वाले हैं फ्यूचर में टेक्नोलॉजीज के मामले में। और गाइज ये इंडेक्स डेवलप किया गया है किसके द्वारा? क्यूएस के द्वारा। इसका फुल फॉर्म लिख देना, क्वैकेरली साइमेंट्स, इसके द्वारा जो है ये पूरा इंडेक्स डेवलप किया जाता है, जो कंट्रीज का आकलन करता है कि कौन सी कंट्रीज पूरे दुनिया भर के जॉब मार्केट की डिमांड्स को फुलफिल कर पाएगी, कौन सी कंट्रीज इनोवेशन कर रही है, सस्टेनेबिलिटी पर ध्यान दे रही है, अपने जो लोग हैं उनको स्किल्स डेवलप कर रही है, उनको रेडी कर रही है। तो इस इंडेक्स में चार इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स का यूज किया जाता है। ये इंडिकेटर्स का नाम थोड़ा सा आप ध्यान में रखना। ये चार चीजों को ऊपर फोकस करके पूरे रिपोर्ट तैयार की जाती है। जैसे फ्यूचर ऑफ वर्क, यानी कि भाई किस प्रकार से आप रेडी कर रहे हो कि आने वाले समय में लोगों को जॉब मिल सके। एकेडमिक रेडीनेस, आपके पास प्रॉपर कोर्सेज है कि नहीं। स्किल्स फिट, यानी कि आप स्किल्स डेवलप कर रहे हो उस प्रकार की जो फ्यूचर में हेल्प कर सके लोगों को जॉब्स मिलने में। फिर इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि आप अपनी अर्थव्यवस्था को जो है वो किस प्रकार से ट्रांसफॉर्म कर रहे हो प्रेजेंट और फ्यूचर नीड्स के अकॉर्डिंग। तो देखो हर एक चीज को डिटेल में अगर हम समझें, तो फ्यूचर ऑफ वर्क, तो इसमें इंडिया को सेकंड रैंक मिली है, सिर्फ यूएसए के पीछे हम आते हैं, याद रखना। फ्यूचर ऑफ वर्क में हम यूएसए के पीछे आ रहे हैं, दूसरी रैंक हमें मिली है। इसका मतलब है इंडिया डिमांड ड्रिवन रेडीनेस में बहुत स्ट्रांग है, यानी कि आप डिमांड करो हम आपको देंगे। एआई, डिजिटल टेक्नोलॉजी और ग्रीन इंडस्ट्री जैसे सेक्टर में काफी डिमांड है। ये रैंकिंग 280 मिलियन पूरे दुनिया भर की जॉब पोस्टिंग पर बेस्ड है। फिर दूसरा, एकेडमिक रेडीनेस में इंडिया का स्कोर 89.9 है। हम 26वीं रैंक पर हैं एकेडमिक रेडीनेस के मामले में। हायर एजुकेशन और फ्यूचर जॉब मार्केट के बीच कुछ अलाइनमेंट है, लेकिन इनोवेशन और एडेप्टेबिलिटी पर और काम हमें करना पड़ेगा, यानी कि हमें अपने एकेडमिक इंस्टीट्यूशन पर और काम करना पड़ेगा। फिर इंडिया की रैंक काफी कम है स्किल्स फिट के मामले में। टॉप कंट्रीज में हम लोएस्ट में है, 37 रैंक। यहाँ सबसे ज्यादा मुद्दा है वर्कफोर्स स्किल और एम्प्लॉयर डिमांड के बीच के गैप का, यानी कि एम्प्लॉयर को जो चाहिए और जो एम्प्लॉय के पास जो स्किल्स है उसमें गैप है। कि हायर एजुकेशन सिस्टम को रैपिडली चेंजिंग इकोनॉमिक लैंडस्केप के हिसाब से हमें अपग्रेड करना पड़ेगा, यानी कि नए नए कोर्सेज जो है वो शामिल करने पड़ेंगे, जिससे कि लोगों में मतलब पढ़ते पढ़ते ही जो है वो स्किल्स डेवलप की जा सके। फिर इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन के इंडिकेटर में इंडिया का स्कोर 58.3 है और रैंक 48 है, 40वीं रैंक है हमारी। जो कि अगेन एक चिंता वाली बात है कि वर्कफोर्स एफिशिएंसी और इंडस्ट्रियल ग्रोथ तो है, लेकिन इनोवेशन और सस्टेनेबिलिटी के लो स्कोर्स एक चैलेंज है। यानी कि हम आज की मतलब फ्यूचर की जो नीड्स है कि सस्टेनेबल सोल्यूशन पर हम काम करें, तो उस पर काम नहीं हो पा रहा है। बाकी सब तो ठीक है, तो इन सब चीजों पर हमें काम करना जरूरी है। अब सुनो, तो अब बात करेंगे उन चैलेंजेस की जो इंडिया को फ्यूचर स्किल्स के लिए तैयार होने से रोकते हैं। जैसे कि स्किल गैप्स, वर्कफोर्स और एम्प्लॉयर डिमांड्स के बीच मिसमैच है। मैंने आपको बताया कि जो कंपनी को चाहिए वैसा उनको एम्प्लॉय नहीं मिल पा रहा, वो स्किल वाला जो कंपनी की ग्रोथ में हेल्प कर सके। ग्रेजुएट्स इनोवेटिव और ऑन्टरप्रेन्योरियल माइंडसेट में लैक करते हैं।
मतलब ग्रेजुएट्स के पास इनोवेटिव माइंडसेट नहीं है, सिर्फ जो पढ़ा पढ़ाया ज्ञान है बस वही है, कुछ इनोवेशन पर काम नहीं हो रहा। फ्यूचर ओरिएंटेड इनोवेशन और सस्टेनेबिलिटी में इंडिया काफी पीछे है। यूनिवर्सिटी क्रिएटिव्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप करने में सक्सेसफुल नहीं हो पा रही। तो दीज आर द इशू। फिर इसके अलावा हाई रैंक फ्यूचर ऑफ वर्क दिखाता है कि इंडिया एआई और ग्रीन स्किल्स में इंटीग्रेशन कर रहा है। एकेडमिक रेडीनेस और स्किल फिट इंप्रूव करने से ग्लोबल स्टैंडिंग बेटर होगी। इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन तभी पॉसिबल है जब वर्कफोर्स अडाप्टेबल हो और स्किल डेवलपमेंट पे फोकस हो, यानी कि बेहतर स्किल्स जो है हमारे युवाओं में जो है वो हो सके, या वर्कफोर्स पॉपुलेशन में जो है वो हम इंटीग्रेट कर सकें। तो रिकमेंडेशन यही है कि हम अपने स्कूल्स को, इंस्टीट्यूशंस को, उनके करिकुलम को क्रिएटिव बनाएं, प्रॉब्लम सॉल्विंग बनाएं, ऑन्टरप्रेन्योरियल थिंकिंग को शामिल करें। यूनिवर्सिटी और इंडस्ट्रीज के बीच में कोलैबोरेशन बढ़ाने की जरूरत है। कंटिन्यूअस रीस्किलिंग प्रोग्राम को पॉलिसी का पार्ट बनाना होगा, यानी कि कंटिन्यूअस लोगों को जो है वो स्किल्स डेवलप करनी पड़ेंगी। ग्रीन टेक्नोलॉजीज और सस्टेनेबल प्रैक्टिस में इन्वेस्टमेंट बढ़ाना होगा। रिसर्च और स्किल गैप्स को फिलफिल करने के लिए पार्टनरशिप इंकरेज करनी होगी। एआई, डिजिटल इनोवेशन और सस्टेनेबिलिटी जैसी ग्लोबल प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करना होगा। तो गाइस, इस डिस्कशन में हमने ये समझा कि इंडिया के पास फ्यूचर स्किल्स काफी डिमांड ड्रिवन रेडीनेस है, लेकिन कुछ एरियाज में हमें इंप्रूवमेंट करना है, जैसे हायर एजुकेशन और सस्टेनेबिलिटी के ऊपर। और इस पे हमने कर लिया तो ग्लोबल लेवल पे हम जो है वो शाइन करेंगे। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक। होपफुली आपको पूरी चीज अच्छे से क्रिस्टल क्लियर समझ में आई होगी। अब इस टॉपिक के अंदर जो काम की चीज है वो है ट्विग स्टैट्स, जिसने अतीत को मतलब जोड़ा है अभी प्रेजेंट से। यानी कि कुछ डीएनए है, उसने कुछ एंशियंट रहस्य के दरवाजे जो है वो खोले हैं। तो ये जो ट्विग स्टैट्स है ये आपके लिए काफी काम की चीज है। तो इसी के बारे में हम बात करेंगे, जो पुराने जमाने में जो जेनेटिक हिस्ट्रीज को समझने में मदद करेगा। और हम बात कर रहे हैं ट्विग स्टैट्स, एक एडवांस जेनेटिक टूल जो एंशियंट डीएनए के सैंपल्स का एनालिसिस करके नई हिस्टोरिकल सीक्रेट्स अनवील करेगा। तो देखो यार, पहली चीज तो ट्विग स्टैट्स क्या है, आओ इसको हम लोग जो है वो समझते हैं। यही आपको ध्यान में रखना है। ये पहला पॉइंट तो लिख लो आप, अभी के अभी लिख लो आप, क्योंकि यही चीज बस आएगी एग्जाम में, बाकी इसमें और कुछ नहीं आएगा। ये एक एडवांस्ड एनालिटिकल टूल है जो जेनेटिक डेटा, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस और हिस्टोरिक रिकॉर्ड्स को इंटीग्रेट करके एंसेस्ट्री ट्रेसिंग को और ज्यादा सटीक बनाता है। इसका इस्तेमाल पुराने जमाने के डीएनए सैंपल के एनालिसिस के लिए किया जा रहा है। और इस टूल के डेवलपमेंट से जेनेटिक और कल्चरल हिस्ट्री के नए डायमेंशन सामने आए हैं। तो क्या है ये एक एडवांस्ड एनालिटिकल टूल है जिसका मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या है, जेनेटिक हिस्ट्रीज को जो है वो डिस्कवर करना है। यानी कि भाई देखो, पुराने समय पर जिन लोगों की हड्डी मिली है, कुछ अवशेष मिले हैं, तो उससे डीएनए निकाल कर जो है वो उस उनको सटीक तरीके से स्टडी करना है कि कैसे लोग थे, क्या था माइंडसेट, क्या नहीं था। क्योंकि देखो आपको पता है, सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक कंप्लीट पूरा डेटा होता है एक इंसान का उसके डीएनए के अंदर, है ना, जीनोम में, कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए में। तो उसको स्टडी करके काफी सारी चीजें पता लगाई जा सकती हैं, है ना। तो इसके फीचर्स की बात करें तो इस टूल के थ्रू हम टाइम के साथ जेनेटिक एंसेस्ट्री के एवोल्यूशन को देख सकते हैं, यानी कि एक्यूरेट टाइम डेटा हमें मिलेगा। हैप्लोटाइप्स, एसएनपीज और रेयर वेरिएंट्स के कंबाइंड एनालिसिस किया जा सकता है। जेनेटिक फैमिली ट्री बनाकर शेयर्ड एंसेस्ट्री और म्यूटेशन को समझने का काम हो सकता है, कि यानी कि भाई किसके पूर्वज जो है वो कौन थे, उसका एक आइडिया मिल सकता है। आर और सी प्लस प्लस जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ कंपैटिबल है ये, जो एनालिसिस को और एक्यूरेट बनाएगा और कंप्यूटिंग बनाएगा। तो ये सब इतना ध्यान में रखने की जरूरत नहीं। जो मैंने भी आपको बताया ना कि ये जो ट्विग स्टैट्स क्या है वो क्या है, बस उतना ही ध्यान में रखो कि पुराने या फिर एंसेस्टर डीएनए को स्टडी करने के लिए एक टूल है, बस एक बहुत ही अच्छा टूल है जो आज की डेट में सटीक नॉलेज दे रहा है। अब सुनो, जेनेटिक्स को समझना थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, बट आओ उसको मैं थोड़ा सा सिंपल बना के आपको समझाता हूँ, वैसे आपको ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। इसको एसएनपीज मतलब कि सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। क्या? सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। डीएनए सीक्वेंस के एक एक पॉइंट के वेरिएशन को ये डिटेक्ट करता है। ये टेक्निक हाई क्वालिटी डीएनए पर डिपेंड करती है। फिर इसमें हैप्लोटाइप्स जो होते हैं ये क्रोमोसोम के साथ इंटीग्रेटेड मतलब आप बोल सकते हो ग्रुप है एक। इसे पॉपुलेशन जेनेटिक्स और डिजीज पैटर्न का पता लगता है कि भाई किस प्रकार की डिजीज किन लोगों में है। और इस एक और है जेनियोलॉजिकल
ट्री इंटरफेरेंस, इस टेक्निक से हम पुराने और नए जीनोम्स का डेटा यूज करके फैमिली ट्री बना सकते हैं कि भाई किसकी एंसेस्टर कौन है। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। अब इसका प्रैक्टिकल उपयोग कैसे होगा, तो नदर्न और सेंट्रल यूरोप के आयरन, रोमन और विकिंग एजेस के डीएनए का एनालिसिस किया गया। इसने इंडिविजुअल एंसेस्ट्री और माइग्रेशन पैटर्न को आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई यूरोप में जो लोग पाए गए उनका डीएनए और इंडिया में जो लोग पाए गए उनका डीएनए क्या सिमिलर है, तो उसे पता लगेगा ना कि कौन कहां से आया। तो हिस्ट्री को और बेहतर तरीके से समझने में हेल्प मिलेगी। ब्रिटेन और बाल्टिक क्षेत्र में विकिंग एज से पहले ही स्कैंडिनेवियन एंसेस्ट्री डिटेक्ट की गई। फिर कॉर्डेड वेयर कल्चर और से शिफ्ट और जेनेटिक डिफरेंशिएशन के नए पैटर्न को ट्रेस किया गया। जर्मेनिक स्पीकिंग ग्रुप्स के माइग्रेशन और उनका मॉडर्न यूरोपियन जेनेटिक्स पर क्या इंपैक्ट है वो भी सामने नजर आया। तो ये आपको उतना डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं, आपको सिर्फ ध्यान में रखना है कि ट्विग स्टैट्स एक ऐसी टाइम मशीन की तरह काम करता है जो हमें पुराने जमाने के लोगों की कहानियां डीएनए के माध्यम से सुनाता है, कि इसके थ्रू हमें पता लग जाता है कि कौन, इसको स्टडी करके कौन कहां से आया, कौन कौन किस क्षेत्र से जो है वो बिलोंग करता था, बस दैट्स इट। तो आपको इस टॉपिक के अंदर सिर्फ ट्विग स्टैट्स क्या है वो ध्यान में रखना था और कुछ नहीं उससे ज्यादा। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है, थर्ड लॉन्च पैड एट सतीश धवन स्पेस सेंटर से रिलेटेड एक आर्टिकल आया है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, पहले ध्यान से सुनो जो बता रहा हूं, फिर उसके बाद इसका आंसर लिखना। तो देखो बात करेंगे इंडिया के थर्ड लॉन्च पैड के बारे में। सतीश धवन स्पेस सेंटर में हम लोग को देखने को मिल रहा है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो थर्ड लॉन्च पैड ये है क्या, तो सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा में बन रहा एक एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर है जो हमारे स्पेस मिशन को और आगे ले जाएगा। अभी तक गई ये सतीश धवन स्पेस सेंटर के पास दो लॉन्च पैड्स हैं जो मेनली पोलार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जैसे रॉकेट्स के लिए यूज होते हैं। पर जो ये अब ये तीसरा लॉन्च पैड बनाया जा रहा है जहां से हम लोग सैटेलाइट्स लॉन्च करेंगे, ये एडवांस लॉन्च पैड होगा जो सिर्फ एसएसएलवी और जीएसएलवी को लॉन्च करने तक लिमिटेड नहीं रहेगा। ये नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल जैसे LVM-3 जैसी एडवांस और बड़े रॉकेट्स के लिए तैयार किया जा रहा है, नहीं कि एडवांस वर्जन है ये। तो इसके बारे में कुछ खास चीजें समझते हैं। अब देखो इसका डिजाइन इस तरह का है कि ये मल्टीपल रॉकेट्स को सपोर्ट करे। ये सिर्फ एग्जिस्टिंग रॉकेट्स के लिए नहीं बल्कि नेक्स्ट जनरेशन रॉकेट्स के लिए भी तैयार किया जा रहा है जो फ्यूचर में रेडी होंगे। इस लॉन्च पैड की सबसे बड़ी खास बात यह है कि हैवी लिफ्टिंग कैपेबिलिटी, ये स्पेस क्राफ्ट को हैंडल कर सकता है जो 30,000 टन तक के होते हैं। मतलब ये लो अर्थ ऑर्बिट में मैसिव पेलोड भेजने तक की शक्ति रखता है और फ्यूचर रेडी टेक्नोलॉजी के लिए इसको शामिल किया जा रहा है। ये हमारे 2040 के 40 तक क्रूड लूनार लैंडिंग जैसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट को सपोर्ट करेगा। तो ये भारत के स्पेस प्रोग्राम में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब रोल जो है वो प्ले करने वाला है। तो याद रखना कि सतीश धवन स्पेस सेंटर के अंदर एक नया लॉन्च पैड जो है वो तैयार हो रहा है जो कि काफी एडवांस हम लोग को देखने को मिल रहा है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, मार्बर्ग वायरस डिजीज 89% मौतों का रहस्य ही है। खतरनाक है ये मार्बर्ग वायरस जिसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। मार्बर्ग वायरस डिजीज, तो सबसे पहले समझते हैं मार्बर्ग वायरस डिजीज है क्या। तो काफी रेयर लेकिन बहुत ही डेंजरस बीमारी है जिसकी फेटालिटी रेट बहुत ज्यादा होती है। कई बार तो ये जब वायरस आउटब्रेक होता है तो उसमें 89% तक इसमें मौतें हो जाती है। मतलब कि मान के चलो कि हर 100 लोग बीमार जो होते हैं उनमें से 89 लोगों की डेथ होती है। तो सोचो ये कितना घातक है, कितना सीरियस है। मार्बर्ग वायरस का नाम जर्मनी की एक सिटी मार्बर्ग से लिया गया है जहां 1967 में इसका पहली बार केस फाइल हुआ था। और ये वायरस फ्रूट बैट्स स्पेशली आर एजिप्टिकस एजिप्टियाकस से ह्यूमन तक फैला, यानी कि फ्रूट बैट से ह्यूमन तक फैला। तो सबसे पहली बार मार्बर्ग वायरस मॉस्कीटो के थ्रू, पहली चीज तो यह है कि यह नहीं फैलता, ये डायरेक्टली इन्फेक्टेड पर्सन के बॉडीली फ्लूइड जैसे खून, पसीना, थूक या वॉमिट के कांटेक्ट में आने से फैलता है। इसलिए जो लोग इन्फेक्टेड पर्सन का ध्यान रखते हैं उनको सबसे ज्यादा खतरा होता है इस वायरस को कैच करने का। ये वायरस एक तरह से एबोला वायरस जैसा ही है,
इसलिए दोनों को कजिन्स भी जो है वो कई बार बोला जाता है। अब सिम्टम्स की बात करें तो एकदम हाई फीवर आ जाएगा, और बहुत तेज सर दुखेगा कि इंसान का कंसंट्रेट करना मुश्किल हो जाएगा, वॉमिटिंग होगी, इंटरनल ब्लीडिंग भी हो सकती है, राइट। फिर स्किन के नीचे खून का जमा होने होने जैसी चीजें हो सकती है, नाक से खून बह सकता है। तो इबोला जैसे सिम्टम्स इसमें भी हम लोग को देखने को मिलते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट और काफी खतरनाक डेडली वायरस ही हम लोग को देखने को मिलता है, मार्बर्ग वायरस, जिसके बारे में आज हमने जो है वो आर्टिकल में बात करी। ठीक है, अब देखो थर्ड लॉन्च पैड से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी है मेंस के लिए आपका, ट्राई करना है इसका आंसर जो है वो देने की, 120 वर्ड में। तो चलिए गाइस, बस आज के लिए इतना ही था। अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में कल, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद।